हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लीडर K12। आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल इसलिए हो जाती है बिकॉज कल क्या हुआ अचानक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एंड बाय द वे अगर आप ग्रुप के मेंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन होके इस एग्जामिनेशन के टाइम में, इस अर्जेंट टाइम में क्वेरीज पूछ के तुरंत उसका निपटारा करवा सकते हैं। तो वाई मिस दिस थिंग, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे पास एक लिंक आया एंड पीपल वेर सो एंजायस अबाउट दैट कि सर ये एक सीबीएसई ने नया प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है जो कि दिखने में हमें बहुत भारी लग रहा है। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब वी आर नॉट केपेबल ऑफ सॉल्विंग, कि हमसे ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो प्लीज़ आप हमें हेल्प करें। तो यस्टरडे आई वाज मेकिंग वीडियोस ऑन द इम्पोर्टेंट सोर्सेज, तो मेरा थोड़ा ध्यान डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट व्हेन आई सेट ऑन इट एंड लुक्ड एट इट इन द नाइट, तो फिर मैंने पूरी तरीके से इसको पोस्टमार्टम किया एंड पहले तो इस चीज़ को चेक करा था कि इज़ इट ऑथेंटिक और नॉट। तो ये ऑथेंटिक है, ये सत्य है, सीबीएसई ने ही रिलीज़ किया है। एंड देन बेसिकली हैड एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तकरीबन 60 क्वेश्चन है जैसे आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको आते हैं, सारे सिलेबस। कुछ क्वेश्चन है जो लाइक आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कह सकते, बट ऐसे ऐसे पोर्शन से पूछे गए हैं, लाइक वो जो ब्लू बॉक्स होता है या मैरून कलर का बॉक्स होता है, बट फिर भी वो चीज़ें आपको हमने वन शॉट लेक्चर में पढ़ाई है एंड वो चीज़ें बहुत बेसिक हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वो चीज़ें तो पूछी ही जा सकती हैं। तो दिस इज द थिंग। तो एक भी क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं लगा जो आउट ऑफ द सिलेबस था एंड विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय यू। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में तो इवन ऑप्शंस इतने सरल दिए हुए थे कि इट वाज सो इजी टू एलिमिनेट देम। अगर हमें क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं भी पता है तो अगर हमने ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक लगाई तो हमें ऐसे ही आधे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये भी बता के दिखाऊंगा कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, किस टॉपिक में है, एंड देन ये कहाँ से आप कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं पता तो how can you eliminate the options, how can you eliminate the given options? So without any further delay, let's get started। यहाँ पे हिस्ट्री जो आपका कोड है 027 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2021 22 एंड दीज आर एडिशनल क्वेश्चन बाय द वे। इसको आप सैम्पल पेपर से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। सीबीएसई ने एक लिस्ट निकाल दी कि भाई चलो अब आपकी अगर तैयारी हो गई है, प्रिपरेशन हो गई है, तो लेट्स अटेम्प्ट दिस, आप इसको भी सॉल्व कर लें। एंड ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी के लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री के लिए अवेलेबल है एंड आपका इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए। ज्योग्राफी की तो अभी हमारे पास कोई फैकल्टी है नहीं, बट बाय गॉड्स ग्रेस अगर चैनल बड़ा होता है तो वी विल श्योरली रिक्रूट अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। नाउ लेट्स गेट started with the first question। हड़प्पा cities planned their cities in a, like यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक्स भी हैं। वो ऐसा लिखना चाहते हैं कि हड़प्पा citizens planned their cities in a grid pattern, triangular pattern, nested rings pattern, circular pattern with citadel in the middle। एंड जो बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है ये एक बोर्ड का, एक नेशनल बोर्ड का नहीं, कितने सारे टाइपिंग मिस्टेक्स है, इतने सारे ऑप्शंस में गड़बड़ी दी हुई है, तो आप मेक श्योर रखिए कोई सैम्पल पेपर तो है नहीं, ये प्रैक्टिस पेपर एडिशनल है, जो कि आप बनाए या ना बनाए टोटली आप पे ऑप्शनल है। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो सेक्शन वाइज भी नहीं दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे ही आपके सामने एक रॉ फॉर्मेट में इन्होंने उतार दिया। बट फिर भी आप लोग इतने चिंतित हैं, आप लोग इतने एंजायस हैं, तो वी आर थिंकिंग, वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग इस पर वीडियो बनाते हैं एंड नाउ वी आर मेकिंग द वीडियो। हड़प्पा सिटीजन्स प्लान देयर सिटीज इन, किस मैनर में वो लोग प्लान करते थे, तो वी हैव सीन कि दे प्लान देयर सिटीज इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड पैटर्न। ये स्ट्रीट्स जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रीट ए है एंड ये हमारी स्ट्रीट बी है, बी ए, एंड लुक एट ये दोनों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ठीक है। अगर हम मान लें स्ट्रीट सी, तो स्ट्रीट सी, स्ट्रीट बी दोनों ही एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। फिर अगर स्ट्रीट डी से मान लें तो स्ट्रीट डी एंड स्ट्रीट ए, या स्ट्रीट सी या स्ट्रीट ए, दोनों ही एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। सो दिस वाज राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड टू डाउनलोड द आंसर की, हमने इसके आंसर की भी प्रिपेयर किया। सीबीएसई ने तो हालांकि रिलीज नहीं किया है एंड मोस्ट लाइकली दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज इट, क्योंकि अब इसको रिलीज करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करना है तो वी विल बी सून लॉन्चिंग आवर सैम्पल पेपर। आप उसे भी खरीद सकते हैं, हम गूगल फॉर्म का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर कि आप अगर टेलीग्राम पे हैं तो हमारे ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाए। तो ग्रिड पैटर्न में ये बनाते थे शहरों को, एंड फिर पहले उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई, फिर ड्रेनेज बनाया, फिर उसके बाद घर बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आंसर की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दी, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन हड़प्पा सील्स वेयर मेड ऑफ। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, सील्स में क्या क्या चीजें होती थी। सील्स में होते थे कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, ज्यादातर तो एनिमल्स होते थे, एलिफेंट्स हो गया, राइनोसोरस हो गया, आपका यूनिकॉर्न हो गया, बुल हो गया। एंड फिर स्क्रिप्ट होती थी, लाइक एक मोटिव हो गया, मोटिव मतलब कि आकृति, फिर स्क्रिप्ट होती थी उनकी। ठीक है, तो इतनी चीजें उकेरना किसी
हार्ड सरफेस पे लाइक कंक्रीट पे या आयरन पे या कॉपर पे, आयरन तो उस जमाने में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, फिर भी अगर मान लेते कि आयरन एग्जिस्ट करता था, तो इतनी चीजें एक कंक्रीट सरफेस पे या हार्ड सरफेस पे बनाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। हमने मेसोपोटामिया में पढ़ा था ना, वो लोग कैसे क्ले टैबलेट बनाते थे मिट्टी से, तो यहाँ भी टेराकोटा से ही वो लोग चीज बनाते होंगे, इसीलिए तो इतने सारी चीजों को वो लोग उकेर पाते थे। हाउ दे वर एबल टू कार्व आउट दोज थिंग्स, लाइक वो एनिमल उस पर कार्व आउट कर लेते थे, वो स्क्रिप्ट लिख लेते थे। तो इतनी चीजें कंक्रीट सरफेस पे या कॉपर सरफेस पे या आयरन सरफेस पे आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Then there are two statements given below marked as assertion and reason। यहाँ पे assertion reason करके दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको उन 4 में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट को देखें। सबसे पहले, द सिटी आर्किटेक्ट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड एन एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड एंगल्स, कि जो आर्किटेक्ट थे, जो प्लैनर थे शहरों के, उनको शेप्स और एंगल्स की अच्छी खासी परख थी। द स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिवाइडेड एंटायर सिटी इनटू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल ब्लॉक्स, की जो स्ट्रीट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उन्होंने पूरे शहर को रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो वी हैव सीन कि जो स्ट्रीट्स थी वो किस पैटर्न पे बनाई जाती थी, ग्रिड पैटर्न पे बनाई जाती थी, ग्रिड पैटर्न पे बनाई जाती थी। तो व्हाट इज ग्रिड पैटर्न, ये हमारा ग्रिड पैटर्न है। तो ग्रिड पैटर्न पे अगर बनाया जाएगा स्ट्रीट्स को, एंड ये तो पहले तो हम स्ट्रीट से बिछाते थे ताकि बाकी चीज़ें मैनेज हो सके अच्छे से, तो स्ट्रीट्स हमने बिछा दी। तो आप अगर देख पा रहे हो तो दीज आर द ब्लॉक्स। अब इस ब्लॉक्स में घर बनाए जाएंगे, मार्केट्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो ऑल द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर, इधर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स। तो ये जो हमारा रीजन का स्टेटमेंट है वो सही है। एंड असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है कि इनके आर्किटेक्ट जो थे, प्लानर जो थे, उनको शेप्स और एंगल की अच्छी खासी जानकारी थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहर है वो स्ट्रीट्स के द्वारा रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे, बटे हुए थे। तो इन दैट वे वी कैन से कि आर्किटेक्ट्स जो है, सिटी प्लानर जो है, वो उनको एक्सटेंसिव जानकारी थी, उनको अच्छी खासी जानकारी थी, परख थी शेप्स और एंगल्स की। ओनली बिकॉज उनको शेप्स और एंगल की परख थी, तब तो ग्रेड पैटर्न पे शहर बना पा रहा है ना। क्योंकि हमने देखा था कि दो जो शहर है, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा तो वो राइट एंगल पे करता था, एंड अगर वो राइट एंगल पे करेगा तभी हमारा एक रेक्टेंगल बन पाएगा, स्क्वायर बन पाएगा। क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स को हमने देखा था ना कि 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर के एंगल्स 90 डिग्री के होते, ईच एंगल्स, या रेक्टेंगल के ईच एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो दे हैड गुड नॉलेज ऑफ शेप्स एंड एंगल्स, एंड ओनली बिकॉज दे हैड अ गुड नॉलेज ऑफ शेप्स एंड एंगल्स, इसीलिए वो लोग ऐसे शहर बना पाते थे जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटे होते थे। सो यहाँ पे जो रीजन का स्टेटमेंट अगर वो ना होता, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर है वो सिटी, मतलब पूरी की पूरी सिटी अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में ना बटी होती, तो वी कुड नॉट हैव सेड कि इनके आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छे जानकार होंगे शेप्स एंड एंगल्स के। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द ए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली बिकॉज कि जो शहर हमने देखे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे, क्योंकि ग्रिड पैटर्न पे शहरों को बिछाया जाता था, मतलब सड़कों को बिछाया जाता था, तो ही हमें पता लग पाया कि इनके जो आर्किटेक्ट्स थे, इनके जो प्लानर थे, इनको प्रोबेबली शायद ज़्यादा बढ़िया से शेप्स और एंगल्स के बारे में पता होगा। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है, ये भी अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन का स्टेटमेंट अगर देखें आप, तो पोजेशन ऑफ प्रीशियस ज्वेलरी सिंबलाइज्ड वेल्थ, पावर एंड स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो कहीं से भी किसी भी सूरत हाल में ये स्टेटमेंट सही होगा। किसी भी जगह के स्टेटस को आपको जानना है तो आप कैसे जानते हैं? वेल्थ से, पावर से, स्टेटस से, या किस टाइप की ज्वेलरी पहनते थे, किस टाइप के गुड्स यूज़ करते थे। एक यूटिलिटेरियन गुड्स होता था, लग्जरी गुड्स होता था, तो हमने इस टाइप की कैटेगरी देखी थी। तो असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड रीजन का स्टेटमेंट देखें, रीजन के स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ज्वेलरी खरीदते थे सील्स एक्सचेंज करके अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। तो प्रोबेबली जो ज्वेलरी वॉज द टूल, जो लग्जीरियस था, तो सोशल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए वो जरूरी था। बट इट वॉज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि सील्स को वो एक्सचेंज करके ज्वेलरी खरीदते थे सील्स देके। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर ली, क्योंकि सील्स का पर्पस क्या होता था? या तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई ये किस सेंडर ने भेजा है, या सिक्योरिटी के लिए कि अगर सील्स को मैनिपुलेट नहीं किया गया, दैट मीन्स कि हमारा जो कंसाइनमेंट है वो सुरक्षित है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी गई है। तो सील्स को तो हमने कभी भी एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज़ करते नहीं देखा। तो रीज़न इज फॉल्स। एंड अगर आप असर्शन में कंफ्यूज भी है कि सर हमने ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि वेल्थ या पावर या स्टेटस, ये ज्वेलरी जो है वो कैसे वेल्थ, पावर, स्टेटस को सिंबलाइज करती है, तो इस स्टेटमेंट में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो वी आर नॉट श्योर कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स है। इन दैट केस टू यू कैन ईजिली रीच टू द करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि आपको रीजन का स्टेटमेंट तो पता है ना कि फॉल्स है, क्योंकि ज्वेलरी को कभी हमने सील्स को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते देखा कहाँ हड़प्पन को। तो रीजन स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड रीजन का स्टेटमेंट किस ऑप्शन में फॉल्स दिया गया है? केवल ए ऑप्शन में। बाकी बी में भी रीजन इज ट्रू, सी में भी रीजन इज ट्रू, आर में भी रीजन इज ट्रू, सॉरी डी में भी रीजन इज ट्रू। तो वी ओनली हैव नाउ द ऑप्शन ए विच हैज मेंशन दैट आर इज फॉल्स, कि जिसमें ये कहा गया कि आर गलत है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द आंसर, कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा।
एंड दैट वे टू इज ट्रू। ठीक है, अगर आप ए में कंफ्यूज है लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि आर इज फॉल्स, तो आप देखें ना बी में भी आर को सही बताया गया, सी में भी बताया गया, डी में भी सही बताया गया, तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है इसमें आर को फॉल्स बताया गया। तो इस हिसाब से आपके पास जो भी तथ्य है, जितनी तथ्य पे आप सुनिश्चित हैं, मतलब सर्टेन है कि ये चीज़ तो होंगी ही होंगी, तो नाउ अब उस तथ्य के बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करें। आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अप्रोच एमसीक्यू। उसमें आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज जो आपके सामने दिए गए, एक स्टूडेंट है हमारी निक्कू, वो कह रहे थे कि सर अब 40 में 40 लाना बहुत मुश्किल हो गया है। 40 में 40 लाना किसी भी सूरत हाल मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आता है फिर भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सब्जेक्टिव में अगर 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए आपसे तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने में, लेकिन यहाँ पे तो आप जो भी चीज़ें आपको पता है उनसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको उसका सही उत्तर आना चाहिए। आपको अगर ये चीज़ भी पता है कि कौन कौन से गलत उत्तर है तो आप इजीली एलिमिनेट करके सही उत्तर पे पहुंच सकते हो। सो दिस इज द कॉमन अप्रोच। नाउ 5वें क्वेश्चन को देखिए तो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड अदर पॉलिटिकल टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर कैन बी फाउंड इन। मॉडर्न एम्पायर से जुड़ी जितनी भी कूटनीति की चीज़ें हैं, प्रशासनिक चीज़ें हैं और राजनीतिक चीज़ें कहाँ पे मिल सकती हैं। 4 ऑप्शन है, इंडिका में, अशोका के एडिक्ट्स मतलब शिलालेखों में, अर्थशास्त्र में या सांची स्तूप के वॉल पे। देखिए इन चारों ही जगहों से हमें कुछ ना कुछ मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, वो मॉडर्न एम्पायर के कंटेम्पररी थे, एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के एंड वन ऑफ द लाइक किंग मेकर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली है। सांची के स्तूप में भी अच्छी खासी जानकारी है, बट हमने देखा था किताब में क्या लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड अकाउंट्स कहाँ पे मिलेंगे, अशोका के इंस्क्रिप्शंस में, चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शन हो, मेजर डॉक एडिक्ट्स हो, माइनर डॉक एडिक्ट्स हो, इतनी जगहों पर बिछाए, इतने अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें कही है कि हमें वहीं से तो पता चल पाया ना कि वी हैड 1 कैपिटल एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर था, धम्म महामत्ता का क्या रोल था, अमत्य का क्या रोल था, पतिवेदकाज का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में तो नहीं मेंशन है। एंड इंडिका की अगर चीज़ें हैं भी तो क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है कि उसका बहुत कम पोर्शन ये भी बचा हुआ हमारे पास, बहुत चीज़ें तो नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, एंड डोंट कंफ्यूज कि इंडिका जो है पूरी तरीके से मॉडर्न एम्पायर पे बेस्ड है। इंडिका मॉडर्न एम्पायर पे बेस्ड नहीं है। इंडिका अलेक्जेंडर के इन्वेजन, उससे पहले जो भी ग्रीक्स इन्वेडर ने अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद कैसे इंडिया के पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होती है, नंदा एम्पायर से कैसे कौटिल्य की एंट्री होगी, वो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाएंगे, इस बात पे जोर दिया गया ना कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करता था एम्पायर, ये तो है, बट द कोर कंटेंट इज अबाउट द हिस्ट्री बिफोर द मॉडर्न एम्पायर। एंड अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, उसमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं दी गई है। तो बाकी अगर मॉडर्न एम्पायर के स्पेसिफिकली मॉडर्न एम्पायर के फीचर्स के बारे में जानना है तो वी हैड अ बेटर ऑप्शन ऑफ अशोका एडिक्ट। अशोका के जो शिलालेख है वो बहुत ज़्यादा हमें मदद करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। इन द महाजनपदास बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमने आपको बताया कि इन एनी ऑफ द सोर्सेज जो मॉडर्न एम्पायर के बारे में बताते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है अशोका के एडिक्ट। अब इसमें आप इजीली अपना आंसर लगा लेना। इन द महाजनपदास द राजा लेवाइड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, बहुत अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाते थे। टैक्सेस क्यों लगाते थे, किस कारण के लिए, किस पर्पस के लिए? तो पहला टू कीप एन आर्मी, टू क्रिएट रोड नेटवर्क्स, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तीनों ही काम करते थे ना। आर्मी भी तो रखनी है, बहुत सारे महाजनपदों की आर्मी भी होती थी, बहुत सारे क्या जिनकी नहीं थी वो लोग इस कोशिश में थे कि कैसे आर्मी रखी जाए प्रॉपर। देन टू क्रिएट रोड नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए भी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए भी, ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए भी, तो ये तो पर्पस होगा ही होगा। देन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, लोकल पुलिस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो PQR all these three are the purposes behind levying taxes, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसकी आंसर की रिलीज हम लोग कर देंगे एंड फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए कि आपको सारी चीज़ें पता है फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने जैसे सैम्पल पेपर सॉल्व किया वो तो एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन आपको लेके दे रहे हैं कि भाई यही आएंगे। ठीक है, एंड उसमें भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स ने मिसटाइपिंग करी हुई है, आंसर गलत दे दिया है या ऑप्शन ही गलत बिठा दिया है, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से हो चुका कंफ्यूज्ड। अब इसमें थोड़ा सा भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया गया ना तो यू आर नाउ साइकोलॉजिकली सो वीक कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो हो गया काम, अब मैं एग्जाम में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो दिस इज नॉट द केस, डोंट फील डिमोटिवेटेड। ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपने सारी चीज़ें पढ़ी है। फिर अगर देखें इन एंशिएंट इंडिया मोस्ट ऑफ द जनपदास एंड महाजनपदास वर कंसंट्रेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि गंगेटिक प्लेस में वो लोग कंसंट्रेटेड थे ना, गंगेटिक प्लेस में ही थे। तो गंगेटिक प्लेस कहाँ पड़ता है? इंडियन डेजर्ट में नहीं पड़ता, सदर्न प्लेटो में नहीं पड़ता, कोस्टल प्लेस में नहीं पड़ता, तो कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न प्लेस में पड़ता है। कोस्टल प्लेस मतलब जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है, मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि सिंध, गुजरात, राजस्थान का इलाका, सदर्न प्लेटू जो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका का इलाका, तो इन सब जगहों पे एक महाजनपद था केवल साउथ इंडिया में, अशमक। ठीक है, बाकी सारे के सारे महाजनपद और जितने भी जनपदास थे सारे गंगा, यमुना, दोआब और जितने ये हमारे गंडक वगैरह के क्षेत्र हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे लोकेटेड थे।
द नासिक प्रशस्ति। अब आप कहेंगे कि सर हमारे बुक में केवल प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया गया, हमें नासिक प्रशस्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। पहले सवाल पढ़ लें, फिर देखेंगे अटेम्प्ट किया जाए नहीं किया जाए। द किंग्स ऑफ किंग्स, राजों के राज या महाराज, वॉज इक्वल इन स्ट्रेंथ टू द माउंट हिमावत। हिमावत एक पर्वत होगा शायद, या हिमालय को कहते होंगे, यहां तक हमें कोई क्लू नहीं मिला। बट अगले सेंटेंस को पढ़े, हु क्रश्ड द प्राइड ऑफ क्षत्रियस। अब याद आया कुछ? हु क्रश्ड द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, हु डिस्ट्रॉयड द शक, जिन्होंने शक को तबाह कर दिया, यवनों को तबाह कर दिया, पल्लवों को तबाह कर दिया। हुज हॉर्स ड्रैंक वाटर्स फ्रॉम 3 ओशन, 3 महासागरों का पानी पीता है। हु रिस्टोर्ड द ग्लोरी ऑफ हिज रॉयल फैमिली। प्राइड ऑफ क्षत्रिय, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्रश द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। किसने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था? गौतमी पुत्र शतकर्णी। शकों से किनकी लड़ाई होती थी? यवनों से किनकी लड़ाई होती थी? यवन मतलब शक को लोग यवनी कहते थे। पल्लव उस जमाने में, पल्लव आई थिंक 2nd सेंचुरी BC से लेकर 9th सेंचुरी BC तक सदर इंडिया में रहते हैं। तो इन सब से किनकी लड़ाई होती थी? सतवाहना डोलर, गौतमी पुत्र शतकर्णी। उन्हीं ने तो ये टाइटल अडॉप्ट किया था ना कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। तो ये जो एक बस छोटा सा आइटम है, क्रश द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, ये जो 4-5 वर्ड है, इन्होंने आपको आंसर बता दिया। आपने पढ़ा है किताब में, आपने भले ही नासिक प्रशस्ति के बारे में नहीं पढ़ा, आपने भले ही ये नहीं पढ़ा कि इनका घोड़ा जो है 3 सागरों का पानी पीता था, बट आपने ये तो पढ़ा ना कि इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय। तो ऑब्वियसली गौतमीपुत्र शतकर्णी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आप क्वेश्चन को पढ़े, ऐसा नहीं कि अननोन चीजें हैं तो अगर कोई भी चीज ऐसी आ रही है जिससे हम लोग फेमिलियर नहीं है या अनफेमिलियर है तो हम लोग सीधे उसे डिस्कार्ड कर देंगे। दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ वॉरियर, ये वॉरियर का एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। वॉरियर्स आर ऑलवेज रेडी फॉर द चैलेंजेस। ऐसी चीजें ला के दो जो थोड़ा सा इंटाइस करे, जो थोड़ी सी मुश्किल लगे, एंड सारी चीजें आपको आसान लगती हैं, एंड यू एवरी टाइम वांट्स इजी टास्क्स, तो आप फिर लंबी डेज के घोड़े नहीं बन सकते कभी भी। देन रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे भी आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक पैसेज है, बाय द टाइम स्तूपा 3 एट सांची वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 2nd सेंचुरी BC की, जो दूसरी शताब्दी है बची हुई BC की, उस जमाने तक जो सांची का स्तूप नंबर 3 बन रहा था। रेलिक वर्शिप हैड बिकम वेरी प्रेवलेंट इन बुद्धिज्म की जो रेलिक वर्शिप है, अवशेषों को पूजा करने की जो पद्धति है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी थी। रेलिक्स ऑफ अदर पीपल अदर दैन बुद्धा वेर ऑल्सो बीइंग वर्शिप की, बहुत सारे अलग लोग जो बुद्ध नहीं थे, लाइक बोधिसत्तास थे, उनकी भी जो वर्शिप, उनकी जो रेलिक्स है उनको भी पूजे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये एक सोर्स है, द वायर एक न्यूज़पेपर आता है, वहाँ से लिया गया। अब आपसे सवाल पूछा गया, इन द लाइट ऑफ राइज एंड रेलिक वर्शिप, ये जो अवशेष पूजा पद्धति की आप कह ले तो उद्भव की शुरुआत है। Why did the सांची स्तूप एक्वायर सिग्निफिकेंस की, इससे सांची स्तूप कैसे सिग्निफिकेंस एक्वायर किया, कैसे इसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रेलिक वर्शिप, अवशेषों की अगर पूजा की बात आती है तो। अब यहाँ पे आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करें। आपको नहीं पता कि अगर रेलिक वर्शिप की बात है तो सांची कैसे सिग्निफिकेंस एक्वायर करता, सांची क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी को देखें, इट इज वेयर द स्टोन पैनल्स शो प्लेसेस वेयर अदर रेलिक्स आर ब्यूरिड, की कहाँ और भी जो बुद्धा के अवशेष हैं वो ब्यूरिड हैं, वो आपको बताया गया है। ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग आंसर कि वहाँ पे सांची के स्तूप पे तो ये कहीं नहीं बताया गया कि बुद्धा के रेलिक्स जो है कहाँ और किस किस जगहों पे मतलब दफनाए गए हैं। देन ऑप्शन सी में, इट वाज वेयर द बुद्धा फर्स्ट ऑर्डर्ड हिज रिमेन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उन्होंने सांची में कहा कि मेरे रिमेन्स को तुम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया। सांची वॉय सांची इज स्पेशल क्योंकि अशोका ने बनवाया, एंड सांची में ही क्यों बनवाया, क्योंकि अशोका की शादी वहाँ पे हुई थी, उनकी सबसे जो एल्डेस्ट क्वीन है वो सांची की है, मध्य प्रदेश की है। देन हमारे पास 2 ऑप्शन है, इट वाज वेयर द रेलिक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे जो रिलिक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, एंड इट वाज वेयर द बुद्धास रिलिक्स वेयर बेरियड। तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ए और बी में से 2 हो सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल्सो ब्यूरिड जो वर्ड है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बुद्धा के रिलिक्स को दफनाया नहीं जाता था, बट फिर भी सांची में डिस्ट्रीब्यूट करा गया यहाँ से, इट इज़ ऑल्सो नॉट केस। इट वॉज वन ऑफ द प्लेसेज जहाँ पे जो रिलिक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बट इट इज़ यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, इट वॉज वेयर द रिलिक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वो जगह है जहाँ रिलिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, वितरित किए गए थे, ठीक है। एंड दूसरा, इट इज़ वेयर द बुद्धास रिलिक्स वेयर ब्यूरिड, जहाँ पे उनके रिलिक्स को दफनाया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बुद्धा का भी मेंशन हो गया, एंड ब्यूरिड भले कंफ्यूजिंग है बट इट मीन्स कि स्टोर करके रखा गया है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स को स्टोर करके रखा गया है, इसीलिए ये सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर द रिलिक वर्शिप। तो आई थिंक ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए भी हो सकता था बट वो उतना अप्रोप्रिएट, एक तो यहाँ पे बुद्धा का जिक्र नहीं है, ऊपर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म लिखा हुआ, तो सांची के स्तूप में तो 1 या 2 स्तूप में जहाँ भी ये स्टोर किया गया, वितरण तो नहीं करा गया, वितरण तो बहुत अलग अलग जगहों पर भी करा गया, ठीक है। नाउ द 10th क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म केम टू बी नोन एज, जहाँ पे बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे लोग मंक्स बन के टीचिंग करने जाते थे, पढ़ने जाते थे, पढ़ाने भी जाते थे, पढ़ने भी जाते थे। तो वी ऑल नो दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉज संघ में पहले महिलाओं की एंट्री नहीं अलाउ थी, फिर बाद में अदिंदा के परसुएशन पे फिर जो बुद्ध है वो अलाउ करते हैं। माँ प्रजापति गौतमी हमारी पहली महिला बनती है जिन्होंने संघ ज्वाइन किया था एज अ भिक्षुनी, एज अ फीमेल
आर्म्स वुमेन, या कह लो तो फीमेल आर्म्स वुमेन का, आर्म्स वुमेन यानी कि फीमेल ही है। सो महाप्रजापति गौतमी ज्वाइंड द संघ एज फर्स्ट आर्म्स वुमेन, मतलब जो भिक्खुनी है। सो 10th का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज यानी कि इनके उदय के पीछे क्या कारण है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कि रिलीजियस मंत्रास एंड डिस्कोर्सेस इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेर गिवन इन संस्कृत, ये कंप्लीटली गलत है। शुरुआत में तो 2-3 सेंचुरी तक केवल प्रकृत और पाली में इनके मंत्रास थे, एंड मंत्रास थे भी नहीं, मंत्रों को तो इंक्लूड किया गया बुद्धिज्म बहुत बाद में जाके। तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए गलत है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रमोटेड कास्ट सिस्टम, बस कास्ट सिस्टम के प्रमोशन को हमने देख लिया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा से ही कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करा। द फार्मर्स वांटेड अ रिलीजन दैट बिलीव्ड इन सैक्रिफाइसिंग एनिमल्स, कि किसानों को ऐसे रिलीजन की जरूरत थी जो ऐसे रिलीजन को चाहते थे जो सैक्रिफाइस करे एनिमल को, जो बलि दे एनिमल्स की। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में नॉन वायलेंस हमेशा से प्रीच किया गया कि आपको अहिंसा करनी है, मतलब अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करना है, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी द रॉन्ग आंसर। तो बचा कि ऑप्शन डी, इसको भी ना पड़े आप सही मान लो। वैसे ये सही भी है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में जितने भी रिचुअल्स हैं, जो भी रिचुअल्स है बहुत में तो है भी नहीं, जो भी रिचुअल्स है बहुत सिंपल है, बहुत इनएक्सपेंसिव है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सारे लोग इसको फॉलो कर सकते थे, एंड दे आर वेरी सिंपल टू डू। कोई ऐसे ब्राह्मणों को इंक्लूड करने की या फलाने चार लोगों को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं थी। देन 12वां क्वेश्चन, फ्रॉम 500 BC टू 500 AD प्रकृत वॉज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, की प्रकृत जो है कॉमन मैन की लैंग्वेज थी। एंड आपको बताने की किस तरीके से प्रकृत ने ये जो दो रिलीजन है बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसके विकास में, इसके विस्तार में, स्प्रेड में भूमिका निभाई। तो पहला ऑप्शन, ओनली प्रकृत हैड रिटन स्क्रिप्ट लाइक संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, की प्रकृत को ही लिखा जा सकता था, संस्कृत और अदर लैंग्वेज को नहीं लिखा जा सकता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, प्रकृत को लिखा जा सकता था बट संस्कृत और भी लैंग्वेजेस को लिखा जा सकता था। संस्कृत के पास भी स्क्रिप्ट थी, देवनागरी स्क्रिप्ट। पीपल अंडरस्टूड द सर्मन्स एज एवर गिवन इन प्रकृत, के लोग जो है वो आसानी से समझ पाते थे जो सर्मन्स है, जो दोहे हैं, क्योंकि प्रकृत में लिखे गए। ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो ए पे हमें डाउट है कि ये सही हो सकता है। देन पीपल फोर्स द सेंट्स एंड मंक्स टू स्पीक इन प्रकृत, ऐसा तो कभी नहीं उन्होंने करा कि हम मंक्स को या सेंट्स को फोर्स करें कि आप प्रकृत में ही लिखो, प्रकृत में ही बोलो। देन संस्कृत सर्मन्स वे टू लेंथी लाइक प्रकृत, ऐसा कभी नहीं दिया हुआ कि संस्कृत जो सर्मन्स है वो बहुत लेंथी होते थे। द सिंपल रीजन कि क्यों प्रकृत ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई एंड क्यों बुद्धिज्म और जैनिज्म की चीज़ें ज़्यादातर प्रकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, क्योंकि प्रकृत जो है, लेट सपोज मैं अभी रहता हूँ यमुना गंगा के दोआब के रीजन में, वहाँ की जो प्रकृत होगी वो आप इलाहाबाद के रीजन की प्रकृत से डिफरेंट होगी। इलाहाबाद के रीजन की जो प्रकृत है वो मध्य प्रदेश के रीजन की प्रकृत से डिफरेंट होगी। प्रकृत मतलब रीजनल फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो उस जमाने में लोग बोला करते थे। लेट सपोज अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भी आज से 500-600 सालों बाद प्रकृत हो सकती है, ठीक है। हिंदी भी आज से 500-600 सालों बाद प्रकृत हो सकती है, बिकॉज इट हैज़ अ लिमिटेड ऑडियंस एंड ये एक टाइम फ्रेम तक बोली गई थी। तो दैट इज द सिनेरियो, बहुत सारी प्रकृत लैंग्वेज हो सकती है। तो ये जो प्रकृत लैंग्वेज है एंड लोग इसमें आसानी से कन्वर्ट कर पाते थे। संस्कृत वॉज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, रॉयल्स इसका इस्तेमाल करते थे। लाइक इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, तो उस जमाने में भी संस्कृत एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती थी जिसको रॉयल्स इस्तेमाल करते थे, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बट बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं बोलना आता था, नहीं पढ़ना आता था, लेकिन प्रकृत में अगर उनको समझाया जाए तो वो समझ जाते थे। ऐसे ही अगर कल को ब्लेड रनर आगे बढ़ता है तो वी विल इंट्रोड्यूस कि हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमैनिटीज आपको बंगाली में भी पढ़ाएंगे या गुजराती में भी पढ़ाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं एंड हिंदी बेल्ट से नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़े जिनको जिससे कि वो अंग्रेजी अच्छे समझ पाए, एंड ना ही वो इस रीजन में है जो हिंदी समझ पाते हैं। तो अगर हम उन्हें मराठी में सिखाएं या गुजराती में सिखाएं तो उनके लिए बहुत सहूलियत होगी, तो वो हमारा चैनल और अच्छे से आके देखेंगे, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे। तो दिस इज द सिनेरियो। प्रकृत में जो प्रकृत ने इतनी बड़ी भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि प्रकृत में जो लोग थे वो आसानी से समझ पाते थे। दे यूज्ड टू अंडरस्टूड द सर्मन्स वेरी इजीली एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। So option B will be the correct answer. Now 13th question, during the ancient India people were divided into 4 groups called varnas, एकदम सही है। Under the system हर एक वर्ण को अलग अलग काम असाइन किए गए थे, लोकेट किए गए थे। आपको यहाँ पे एक मैच हमने दिया है क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण से रिलेटेड। आपको इसमें करेक्टली जो करेक्ट मैच है उसको पता लगाना। देन ऑप्शन ए में देखिए क्षत्रिय शब्द द अदर 3 ग्रुप्स, तो ये गलत है। अदर 3 ग्रुप्स को सर्व करने का जिम्मा था शूद्रों के पास। शूद्र स्टडी एंड टीच द स्क्रिप्चर्स, ये गलत है क्योंकि ये जिम्मा था ब्राह्मणों के पास। देन वैश्य फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, हर्डर्स, सही एकदम। किसानी करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, पेस्टोरलिज्म करते थे, सारी चीज़ें वैश्य करते थे। ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट पीपल का जिम्मा नहीं दिया गया था, ये क्षत्रिय का जिम्मा था। सो ये जो ए, बी और डी ऑप्शन से गलत है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Then it is said that many of the inherent philosophies of both Buddha and Mahavira were more or less similar, कि इन दोनों की जो inherent philosophies है, जो core philosophies है, वो similar है। A lot of Pali terms has also been used in Buddhism and Jainism, की दोनों में बहुत सारे common Pali terms भी इस्तेमाल किए गए हैं।
तो आप बताएं कि इन सिमिलरिटीज के पीछे मेन रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है। पहला कारण कि बुद्धा एंड महावीरा वेर बोथ प्रिंसेस बाय बर्थ, की दोनों ही राजकुमार थे। इससे कोई लेना देना तो है नहीं, अगर दोनों राजकुमार थे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो सिमिलरिटीज है थॉट प्रोसेस में वो कैसे सिमिलर हो सकता है। एंड अगर राजकुमार थे भी तो एक वज्जी संघ का राजकुमार है, दोनों थे तो वज्जी संघ में ही अलग अलग किंगडम के राजकुमार, बट एक जो है लुम्बिनी का राजकुमार है, एक हमारे कुंडलग्राम का राजकुमार है। देन बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बिफोर जैनिज्म एंड महावीर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धा। ये स्टेटमेंट आधा सही है कि बुद्धिज्म जैनिज्म से पहले फाउंड किया गया, बट ऐसा नहीं था कि जब ये इसकी स्थापना की गई, जब बुद्धा ने मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया लोगों को या धम्म की चीज़ों को प्रीच करना शुरू किया तो तुरंत ही वो पॉपुलर हो गए थे। तो महावीर और बुद्धा कभी भी आपस में मिले भी नहीं थे। नीदर महावीर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धा। हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी ना हो, ठीक है। दोनों ही बढ़िया चीज़ें प्रीच कर रहे थे, बट अलग अलग रीजन में कर रहे थे। एंड उस जमाने में कोई सोशल मीडिया फेसबुक नहीं हुआ करता था कि एक आदमी दूसरे आदमी से कनेक्ट हो सकता था इजीली। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैव सेम रिलीजियस टेक्स्ट, फेस्टिवल्स एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। ये गलत है। दोनों के ना तो बहुत सारे प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज कॉमन हो सकते हैं, बट रिलीजियस टेक्स्ट अलग अलग है, फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन बुद्धा एंड महावीरा वर कंटेम्पररीज एंड देयर टीचिंग्स हैड अ रूट इन द सेम ट्रेडिशन। ये एकदम सही है। दोनों कंटेम्पररी थे, चूंकि कंटेम्पररी थे तो दोनों को ही सेम सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ा था। एंड दीज सर्कमस्टांसेस क्रिएटेड दियर फिलोसफीज। इन्होंने फिर इनके थॉट प्रोसेस को डेवलप किया। सो दैट इज अ सिनेरियो। अगर आप सिंपल आप क्रिकेट में देखें तो आप अगर आज से 25 साल पहले के क्रिकेटर्स की बैटिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोर और लेस ना वो जिस प्रकार से बैट पकड़ते थे या बैट स्पीड होती थी सबकी वो सेम है। फिर आप अभी के बैट्समैन को देखें तो आपको लगेगा कि इन लोगों ने इंप्रूव किया, इनकी बैट स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। एंड ट्रस्ट में जब आप आज से 10 साल बाद के क्रिकेटर्स को देखेंगे तो उनकी बैट स्पीड, उनके शॉट सिलेक्शन और ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तो इवन तो देवर स्कोरिंग रन जो आज से 25 साल पहले थे वो भी स्कोर कर रहे थे रन, आज जो है वो भी रन स्कोर कर रहा है। आज से 10 साल बाद भी जो आएंगे वो भी रन स्कोर करेंगे, बट देयर विल बी अ पैटर्न कॉमन इन ऑल द कंटेम्पररी बैट्समैन। तो ये जो चीज़ है वो इसलिए होती क्योंकि उन लोगों के सर्कमस्टांसेस सेम थे मोर और लेस, एंड इसीलिए उनकी जो फिलोसफीज है, थॉट प्रोसेस है वो इस रूप में डेवलप हुई। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Then there are two statements given below marked as assertion and reason। यहाँ पे दो अगेन assertion reason का क्वेश्चन दिया गया। assertion का स्टेटमेंट है लिंगायस चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स। लिंगायस ने क्या करा, जो पुरुष प्रधान सोसाइटी है उसके नॉर्म्स को चैलेंज किया एंड महिलाओं को कहा कि आपका अपने चॉइसेस पे, अपनी बॉडी पे, अपने बिहेवियर पे पूर्ण कंट्रोल होना चाहिए। संपूर्ण अपना कंट्रोल आपकी बॉडी और चॉइसेस पे आपका होना चाहिए। नोबडी इज देयर टू इंटरफेयर इन दैट। एंड रीजन, लिंगायत्स ने कुछ ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो बाकी ट्रेडिशन द्वारा बैन की गई थी, लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, कि आप प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अगर ब्याह कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट डिजायरेबल, या विडो मैरिज, विधवा पुनर्विवाह, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इनकरेज किया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लिंगायत्स ने ऐसी ऐसी चीज़ें की कि जिनसे पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया उन्होंने, एंड महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। एंड रीजन का जो स्टेटमेंट है वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को इंकरेज किया, लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल फिलोसफीज महिलाओं की जो आइडियल एज होनी चाहिए उस जमाने में धर्मशास्त्र के अनुसार 13 साल से पहले, जब वो उन्होंने एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की एज उनकी अटेन हो चुकी है उससे पहले ही आप शादी कर दें। एंड लेटेस्ट अगर आपको ब्याह करना तो आप टीज खत्म होने से पहले कर दें। उसके बाद अगर आप करते हैं तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको कोई बढ़िया दूल्हा मिल पाएगा। देन विडो रिमैरिज, वो भी विडो मैरिज तो विडो तो भाई बहुत ज़्यादा ही इनकी पैथेटिक कंडीशन होती थी उस जमाने में। विडो रिमैरिज के बारे में सोचना भी होना था, फिर भी लिंगायत से इसको प्रीच किया, इसको प्रमोट किया, इनकरेज किया अपने सेक्ट में, जहाँ जहाँ ये प्रीच करते थे ये लोग, खास करके बसावना, वो रिचुअलिज्म जितनी भी ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज थी उसके खास अगेंस्ट थे। तो असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो सही भी है। एंड क्यों उन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया एंड कैसे उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया, ओनली बाय इनकरेजिंग सम प्रैक्टिसेस लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, विडो मैरिज, ठीक है, कि आप प्योरिटी अटेन करने के बाद भी शादी कर सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप विधवा हैं तो भी आप पुनर्विवाह कर सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो बोथ ए आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से कि अगर लिंगायत्स ने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज या विडो मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट ना किया होता, एनकरेज ना किया होता, तो वी कुड नॉट हैव सेड, ये जो सेशन का स्टेटमेंट है वो कभी नहीं आता। तो लिंगायत्स कैसे पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, ये महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं। देन यहाँ पे फिर अगेन 4 स्टेटमेंट है आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है किससे रिगार्डिंग, मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम 13th to 16th सेंचुरी, यानी कि ये दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम रूलर्स है, ना कि मुगल सल्तनत, मुगल अंपायर के। मुगल अंपायर तो 16th सेंचुरी में क्रिएट ही हुआ, फॉर्म ही हुआ, एस्टैब्लिश ही हुआ। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे उनके रिगार्डिंग कुछ 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने यहाँ दिए गए। आपको बताने कि इन 4 में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। इनकरेक्ट एंड करेक्ट में हमेशा चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। उसके बाद पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज दे एक्सप्रेस्ड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ऑल द रिलीजन्स दैट एग्जिस्टेड अंडर देयर रूल। अभी हम लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को चुनेंगे जो कंप्लीटली इनकरेक्ट है, जिसका जिक्र आपकी किताब में किया ही नहीं गया।
Then they gave land endowments and granted tax exemption to non-Muslim religious institutions. बहुत सारे लोगों ने लैंड endowments दिए, टैक्स exemptions जो non-Muslim religious institutions खोले जाते थे, चर्च खोले जाते थे, टेम्पल्स खोले जाते थे, उनको कभी कभी लैंड endowments एंड टैक्स exemption भी दिए जाते थे. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. और ये जब करेक्ट है तो इसको तो हमें ऑप्शन में मेंशन ही करना चाहिए. तो सेकेंड स्टेटमेंट का मेंशन जिस भी ऑप्शन में उसे मैं डिस्कार्ड कर देना, लाइक ऑप्शन ए डिस्कार्डेड, ऑप्शन सी डिस्कार्डेड. ठीक है, अब या तो बी बचा या सी, बी बचा या डी बचा. देन थर्ड, they gave brahmanas high post in the administration so that non-Muslims have powerful positions. कि ब्राह्मणों को उन्होंने हाई पोस्ट दी ताकि जो नॉन मुस्लिम्स है वो बड़े बड़े पोजीशंस पर उनको ऐसा डिस्क्रिमिनेटेड फील ना हो. इस चीज़ की चर्चा कहीं पे आपकी किताब में नहीं करी गई है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो अब सी और डी में देखें, बी सी और ए तो पहले डिस्कार्ड हो चुके हैं, बी और डी में दोनों में ही थर्ड स्टेटमेंट का मेंशन है, तो अब तो एलिमिनेट हो नहीं सकता. चौथे स्टेटमेंट को देखते हैं. दे स्टार्टेड टू अडॉप्ट प्रिंसिपल्स गिवन इन द वेदास टू गेन पॉपुलैरिटीज अमंग नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन. की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को रिझाने के लिए उन्होंने वेदा में जो फिलॉसफीज लिखी गई है वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया. ऐसा कभी नहीं हुआ था. तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत है. अब बी और डी में चौथे स्टेटमेंट का मेंशन किस में करा गया? ऑप्शन डी में ही करा गया. तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर. हमें अगर पहले स्टेटमेंट में कंफ्यूजन भी था तो भी हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करवाए, क्योंकि हमें ये पता था कि सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है. इन्होंने बहुत सारे लैंड एंडोमेंट्स एंड टैक्स फ्री लैंड्स दिए थे नॉन मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड चूंकि ये करेक्ट है तो इसको तो किसी ऑप्शन में मेंशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है. तो ए और सी ऐसे गलत हटा दिया हमने. फिर हमें पता चल गया चौथा तो गलत है ही है, तो चौथा का मेंशन बी और डी में से केवल डी में है, तो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से अगर आप एक या दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज भी है, फिर भी आपने अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक सीख रखी है, एंड ये कोई टेक्निक नहीं है जो हम सिखा सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आप टेक्निक्स निकालोगे खुद से ही. तो ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करना. आपको सवाल आता भी है कंप्लीटली, फिर भी आप देखो कैसे आई कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा रिमेन्स द सेम इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट इज सेम इन द हार्ट ऑफ एन एलिमेंट. की वो जो एक चींटी का हृदय है वहाँ पे भी सेम है, एलिफेंट का जो हृदय है वहाँ पे भी सेम है, एंड इन एवरी लिविंग वो रहते हैं. एंड इट इज़ अ काउज ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. वो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी थे, फ्यूचर में भी थे. इस चीज़ इस ट्रेडिशन ने प्रमोट किया होगा. द लाइन्स रिटन अबव इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ दिस ट्रेडिशन. क्या अल्बर्ट्स और नायनार्स इस चीज़ को प्रीच करते होंगे? क्या निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के लोग प्रीच करते होंगे? क्या सगुण भक्ति ट्रेडिशन के लोग प्रीच करते होंगे? क्या लिंगायत भक्ति ट्रेडिशन के लोग प्रीच करते होंगे? यहाँ पे देखिए, लिंगायत की बात करें, निर्गुण की बात करें, अल्बर्ट एंड नायनार की बात करें, ये तीनों ही सेवियर वर्शिप को तरजीह देते हैं. अल्बर्ट विष्णु को मानते हैं सबसे सुप्रीम गॉड, नायनार शिव को मानते हैं. और सगुण भक्ति ट्रेडिशन में बहुत सारे हो गए, शक्तिज्म आ गया, वैष्णविज्म आ गया, शैविज्म आ गया. लिंगायत बेके शिव को मानते हैं. तो इन तीनों में ही कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप जैसे पूछते हैं या मैं जैसे पूछता हूँ वो सेम है, या मेरे अंदर जो आदमी है या आपके अंदर जो परमात्मा है वो सेम है. सो दिस इज द सिनेरियो. सगुण भक्ति ट्रेडिशन में यही चीज़ थी कि वहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स बने हुए थे. अल्बर्ट्स, वैष्णविज्म, शैविज्म के नायनार्स हो गए, लिंगायत हो गए, फिर सगुण भक्ति, ये सब सगुण में ही आ गया. ऐसे भक्ति ट्रेडिशन के फॉलोअर्स जो ये मानते थे कि भगवान का कोई रूप होता है, कोई जेंडर होता है, कोई आकार होता है, मतलब साकार. एंड निर्गुण मतलब निराकार, जो ये मानते थे कि देयर इज नो जेंडर ऑफ द गॉड, देयर इज नो शेप ऑफ द गॉड, देयर इज नो साइड ऑफ द गॉड, देयर इज नो साइज ऑफ द गॉड. तो ये जो निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के लोग हैं यही ऐसी चीज़ प्रीच कर सकते हैं ना कि द गॉड इज सेम इन द हार्ट ऑफ एन एंट, द गॉड इज सेम इन द हार्ट ऑफ एन एलिफेंट. की एक बहुत बड़े हाथी के हृदय में भी वही परमात्मा है जो एक बहुत छोटी सी चींटी के हृदय में है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. आप खुद लॉजिकली सोचिए, ये चीज़ें कौन प्रीच कर सकता है, ये चीज़ें किसके फंडामेंटल में है? तो ऑब्वियसली निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के जितने भी लोग हैं. कबीर क्या कहते थे? तुम जैसे पूछते हो, मैं जैसे पूछता हूँ, तुम में जो है, मुझ में जो है, सब एक ही है. बिकॉज वी ऑल हैव कम फ्रॉम द सेम प्लेस. हम सारे लोग एक ही जगह से आए हैं. देन द हार्टलैंड ऑफ दिस एम्पायर वॉज अ फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी रिवर. कि इसका जो कोर एरिया था वो कावेरी रिवर के अराउंड था. एंड दे रूल्ड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर एरिया एट द हाइट ऑफ देयर पावर. बट उन्होंने बहुत बड़े एरिया पे भी रूल किया था जब वो एकदम पीक पे थे अपने पावर में. एंड वो रूल कब से कब तक करते? तो 9th to 13th सेंचुरी. अब आपको बताने की किस अंबार की बात यहाँ पे करी जा रही है, जो 9 से 13वीं शताब्दी तक रूल किया इन्होंने. एंड अपने पीक पर बहुत अलग अलग क्षेत्रों तक भी फैले थे. बट इनका जो कोर बेल्ट था, कोर एरिया था, मुख्य एरिया जहाँ पे रूल कर रहे थे वो कावेरी रिवर के अराउंड था. क्या चोलाज है, क्या गुप्ताज है, क्या पल्लव है, मुगल है? मुगल तो हो नहीं सकते क्योंकि मुगल 16वीं शताब्दी में आते ही हैं, तो मुगल हट गए. गुप्ताज 4वीं में आते हैं, 7वीं तक चले जाते हैं, तो गुप्ताज का नॉट बी द आंसर. चोलाइडस पल्लवाज में कन्फ्यूजन है, तो पल्लवाज के बारे में हमने अभी आपको बताया कि वो सेकेंड सेंचुरी सी से लेके 9th सेंचुरी सी तक रहते हैं, 9th सेंचुरी सी तक रहेंगे. एंड
पल्लवास को ही हटा के चोलाज आते हैं, तो 9वीं शताब्दी तक तो पल्लवास जा चुके हैं, अब कौन आएंगे? चोलाज आएंगे, तो ऑब्वियसली चोला विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इनकी ही जो आप कह लें तो कोर बेल्ट वॉज अराउंड कावेरी रिवर एंड ऑन द पीक इट वॉज स्प्रेड अपॉन मल्टीपल कंट्रीज। ये बहुत अलग अलग कंट्रीज तक भी रूल करते हैं, जिनका शासन मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह तक फैला हुआ था अपने पीक पे बहुत ज़्यादा। एक तो इंडियन ओशन को इन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया था। तो चोला अंपायर विल बी द करेक्ट आंसर। इमेजिन दैट यहाँ पे मैंने एलिमिनेट ही करा। मुगल के बारे में हमने पता है कि हमें पता है कि 16वीं शताब्दी में आए तो एलिमिनेट कर दिया। गुप्ता के बारे में पता है, पल्लवास के बारे में भी पता है, 2nd सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी CE के बाद आते हैं, 9th सेंचुरी CE तक रहते हैं। तो वी कैन इजीली से कि ये जो अंपायर है वो चोला अंपायर ही है। एंड 9th सेंचुरी के अराउंड आपकी किताब में कितनी बार जिक्र दिया गया कि 10th सेंचुरी में एक टेम्पल बनवाया जाता है राजा चोल द्वारा, जो बृहदेश्वर टेम्पल है 10th 11th सेंचुरी में। तो ये सारी चीज़ें तो आपको आसानी से याद रहनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए। देन इमेजिन इस क्वेश्चन ने बताया कि आप हड़प्पन अंपायर के रीजन को खोद रहे हैं, यू आर बेसिकली डिगिंग रीजन ऑफ हड़प्पन अंपायर। अब आपको कुछ चैड सीड्स मिलते हैं, जले हुए बीज वगैरह मिलते हैं, तो आप इसकी परख के लिए किसके पास जाएंगे? एक बोटनिस्ट के पास जाएंगे, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक आर्कियो बोटनिस्ट के पास जाएंगे, या एक फेलो आर्कियोलॉजिस्ट जो आपकी तरह आर्कियोलॉजिस्ट है उसके पास जाएंगे। बोटनिस्ट के पास जाएंगे तो वो जो अभी के पेड़ पौधे उनके बारे में बता सकता है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पास जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? जो ह्यूमन बोन से आपको बता पाते हैं, जो बेसिकली ह्यूमन रिमेन से आपको कुछ बता सकते हैं, या ह्यूमन साइंस से रिलेटेड चीज जिनको पता है। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आल्सो कैन नॉट बी द आंसर। देन आर्कियो बोटनिस्ट और फेलो आर्कियोलॉजिस्ट में, फेलो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो आपकी तरह आर्कियोलॉजिस्ट है वही, तो उसको कैसे पता रहेगा? उसको तो बस ये चीज़ें पता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ से मिला है, क्या क्या चीज़ इसकी यूटिलिटी हो सकती है। बट एक्चुअल में ये जो चैड सीड है किसका बीज है, किस चीज़ के लिए इसको यूटिलाइज करा जाता होगा एंड कहाँ कहाँ ये पाया जाता होगा, इसके लिए जाना पड़ेगा आर्कियो बोटनिस्ट के पास। ऐसे ही अगर हमें एनिमल बोन्स वगैरह मिलते हैं खुदाई के दौरान तो हम लोग जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के पास। जोलॉजिस्ट मतलब जो अभी के वर्तमान के जो जानवर वगैरह उनके बारे में बता सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुराने जानवर वगैरह जैसे डायनासोर हो गया, ड्रैगन्स हो गया, तो उनके बारे में बता सकते हैं। तो अगर जानवरों के रिमेन्स मिलते हैं तो हम लोग जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के पास। अगर प्लांट्स के रिमेन्स मिलते हैं, पुराने प्लांट्स के, तो वी गो टू द आर्कियो बोटनिस्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देन विच ऑफ द पीसेज ऑफ एविडेंस इंडिकेट द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि किस एविडेंस से आपको पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अब अंत होने वाला है? पहला, द एबंडेंस ऑफ होड्स, होड्स के एबंडेंस से, होड्स बहुत सारे मिलना। एंड अगर होड्स बहुत सारे मिले मतलब बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जा रहा है, दैट मीन्स बहुत सारे लोग कमा पा रहा है। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर। अगर एंड होना है तो बहुत सारे होड्स आपको कैसे मिलेंगे? देयर विल बी नो एबंडेंस ऑफ होड्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो चीज़ों को खरीद के स्टोर कर सकते हैं। होड्स में तो ऐसे इंपॉर्टेंट लग्जरियस गुड्स को ही रखा जाता था। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर। देन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल रूलर फॉर द सिविलाइजेशन, एक सिंगल रूलर आ गया, दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन अब खत्म है। तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन declined or ended because of single ruler, तो option B also cannot be the correct answer. Then the disappearance of distinctive artifacts of the region, distinctive artifacts क्या होगा? आपके जो मन के हैं वो मिलना बंद हो गया, या स्टैंडर्ड वेट सिस्टम का इस्तेमाल बंद हो गया, या स्टैंडर्ड ब्रिक सिस्टम का इस्तेमाल बंद हो गया, या जो हड़प्पन पॉटरी है वो अब नहीं मिल रही है। तो दिस डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स कैन बी द रीजन बिहाइंड द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये अगर चीज़ें हो रही है तो ये आप एज एन एविडेंस ले सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में कहा गया कि जब आप लोकल से स्टैंडर्ड वेट सिस्टम पे जा रहे हैं, दैट मीन्स आप एंड हो रहे हैं, आप डिक्लाइन कर रहे हैं। तो जब हम लोग लोकल से स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं तो कैसे डिक्लाइन करेंगे भाई? हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड में हम लोग स्टैंडर्ड वेट सिस्टम से या स्टैंडर्ड ब्रिक सिस्टम से लोकल ब्रिक सिस्टम पे आते हैं, लोकल वेट सिस्टम पे आते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन सी इज आंसर है। यहाँ पे अगेन असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन राइटिंग एंड लिटरेसी वेयर वाइड स्प्रेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। रीजन के राइटिंग जो है बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट जो सील्स हैं, कॉपर है, टूल्स है, ज्वेलरी, हर जगह पे हमें स्क्रिप्ट वगैरह का इस्तेमाल मिले हैं। रीजन का स्टेटमेंट है, असर्शन का स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि राइटिंग और लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी या नहीं, बिकॉज वी डू नॉट नो कि उनको ये स्क्रिप्ट पढ़ना आता भी था या नहीं आता था। क्योंकि जहाँ पे भी स्क्रिप्ट यूज किए जाते थे उनके आसपास कुछ एनिमल के मोटिव या प्लांट के मोटिव बनाए जाते थे। तो वी आर कंफ्यूज कि ये शायद उनके लिए बनाए जाते होंगे जो इलिटरेट होंगे या जिनको स्क्रिप्ट पढ़ के समझने में दिक्कत आती होगी। सो यहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर तो सही है कि राइटिंग अलग अलग जगहों पे, राइटिंग मतलब जो स्क्रिप्ट है उसका इस्तेमाल हमने सील्स पे देखा है, कॉपर टूल्स पे देखा है, ज्वेलरी में देखा है, जार में देखा है, टेराकोटा टैबलेट्स में देखा है जो सील्स वगैरह है। लेकिन जो आपके ये हम लोग श्योर नहीं है कि राइटिंग और लिटरेसी जो वाइड स्प्रेड थे, बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना आता था। सो आर इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सूफी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अर्ली कैलिफेट, कि उन्होंने अर्ली कैलिफेट जो हमारे 661 से लेके 750 तक के कैलिफेट हैं उनके खिलाफ वो बगावत क्यों करते हैं? व्हाई डिड दे बेसिकली अपोज्ड देम?
या वाई डिड दे बेसिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम, क्योंकि वो जो कैलिफेट थे वो मटेरियलिस्टिक होते जा रहे थे। राशिदुन कैलिफेट के बाद जो भी उमैयाद आते हैं या बासित वगैरह आते हैं वो बहुत मटेरियलिस्टिक एंड डॉगमेटिक थे। डॉगमेटिक मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, ढीठ रहना कि हम लोग अब लिबरल नहीं होंगे, जो हमने सीखा है जो सुना है वही सही है। एंड सूफिज्म इज ऑल अबाउट लिबरेशन, वो लिबरल होने की कला है। तो सूफिज्म के लोगों ने इसीलिए इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया एंड दे बेसिकली क्रिएटेड देयर ओन ब्रांच ऑफ इस्लाम, एक अलग शाखा ही बन गई इस्लाम में। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीस्ट पावरफुल ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। अब आप देख रहे हैं कितना आसान है सवाल, अब आप देख पा रहे हैं। पहले तो मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बताया, बहुत एक एक तय खोली। अब देखिए आप जल्दी जल्दी सवाल बता पाएंगे आप। विजयनगर एम्पायर में सबसे कमजोर कौन है? विजयनगर एम्पायर में सबसे कमजोर कौन हो सकते हैं? ट्रेडर्स तो नहीं हो सकते, इतने वेल्दी होते थे। ब्राह्मणास, अगर विजयनगर एम्पायर में हिंदुज्म को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदुज्म को पैट्रोनेज दी जा रही है, तो ऑब्वियसली ब्राह्मणास कैन नॉट बी द लीस्ट पावरफुल। नायकास, भाई उनके पास आर्मी होती थी, फोर्स कंट्रोल करते थे। सो बच्चे कौन? पीजेंट्स। सो पीजेंट्स वेर ऑलवेज लीस्ट पावरफुल, कल भी थे आज भी है, एंड अगर हमने हालात नहीं सुधारे इनके लिए तो कल भी ये शायद सबसे नीचे सप्रेस्ड ही रह के हो जाएंगे। सो दिस इज द सिनेरियो। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द 24th question. The Vijayanagar rulers on the title Hindu Suratrana, which was Sanskritization of Arab term Sultan, मीनिंग किंग, सो इट लिटरली मीन्ट हिंदू सुल्तान। एक टाइटल लिया था विजयनगर के रूलर्स ने हिंदू सुरात्रना, दैट मीन्स हिंदू सुल्तान। अब आपको बताने कि जो टाइटल हिंदू सुरात्रना लिया है हिंदू सुल्तान की तरफ, सुरात्रना मतलब सुल्तान, तो ये टाइटल, ये जो व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन प्रूव अबाउट लैंग्वेज स्पोकन इन विजयनगर, ये हमें क्या बताता है? अगर विजयनगर के रूलर हिंदू सुरात्रना नाम का टाइटल ले रहा है या ऐसे टाइटल्स ले रहा है जो अरबिक टर्म से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये चीज़ किस चीज़ के बारे में बता रही है? पहला कि इट्स रूट लैंग्वेज वॉज अरबिक, विजयनगर में जो भाषा बोली जाती थी उसकी रूट लैंग्वेज अरबिक है, तो वो एकदम गलत है। कन्नड़ बोली जाती थी, तेलुगु बोली जाती थी, एंड इसका अरबिक से कहीं पे कनेक्शन नहीं है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रैवलिंग मार्केट्स। हमने देखा था कि विजयनगर का कल्चर इतना ज़्यादा रिच इसलिए था बिकॉज इसके यहाँ विजयनगर सिटी में, खासतौर पर पूरे विजयनगर अंपायर में ही, एंड उससे भी ऊपर पूरे सिटी में विजयनगर अंपायर भी है और विजयनगर शहर का भी। तो विजयनगर सिटी में हमने देखा था कि बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे अलग अलग जगहों से, अरबिया से आ रहा है, पर्शिया से आ रहा है, तुर्किस्तान से आ रहा है, फिर यूरोप से आ रहा है, इटली से आ रहा है, स्पेन से आ रहा है, ऊपर हमारे जो फ्रांस वगैरह का इलाका वहाँ से आ रहा। तो ये जो ट्रैवलिंग मार्केट्स थे उनके साथ इंटरेक्शन से क्या हुआ, जो लैंग्वेज है वो भी मैनिपुलेटेड होती गई, लैंग्वेज भी इन्फ्लुएंस्ड हुई। तो इसीलिए जो सुरातरा नाम का टाइटल है ये सुल्तान से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अरब ट्रेडर्स और टर्किश ट्रेडर्स आते थे एंड ट्रेड वगैरह करते थे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सी और डी का कहीं से भी कनेक्शन नहीं है कि ये जो लैंग्वेज है ये पूरे सदर्न पेनिनसुला में बोली जाती थी, इस टाइप की लैंग्वेज जो अरबिक टून से इन्फ्लुएंस थी, अरबिक टर्मिनोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी। दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि जो विजयनगर की लैंग्वेज है वो फ्लेक्सिबल थी, वो बहुत ज़्यादा जो जितने भी ट्रैवलर्स आते थे उनके इंटरेक्शन से ही और ज़्यादा मैनिपुलेटेड होके आप कह लें तो और बढ़ियत होती गई और रिच होती गई। सो 24 का बी होगा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज अ पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसमें कॉमन सेंस लगाना, हॉर्स ब्रीडिंग इंडस्ट्री, हॉर्स का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला तो ये कट कर दिया। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिग्निफिकेंट लार्ज लाइब्रेरी पढ़ाई लिखाई करते भी थे या नहीं करते थे हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर वेयर हाउस होता तो हम लोग इस पर टिक लगा सकते थे। ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर। देन वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स इन डेफिनेट टेरिटरी, एक टेरिटरी हमने डिमार्केट की एंड उसके अंदर हम लोग वेल प्लान्ड सेटलमेंट बनाते थे। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वी हैव विटनेस्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। फिर अगर डी की बात करें, सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्वेडर्स, तो कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर रहता तो इतने सिटाडल्स नष्ट न हुए होते। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इन्वेजन हुआ तो इतने सिटाडल्स नष्ट न हुए होते अगर कोई सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम हुआ होता तो। So option D is not the correct answer. Option C is the answer. Archaeologists have found toy plows during digs at Harappan site कि जब उन्होंने हड़प्पन साइट्स को खोदा तो उन्हें मिट्टी के छोटे छोटे हल देखने को मिले जो प्रोबेबली शायद बच्चे इससे खेलते होंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि वनली मैन प्रैक्टिस फार्मिंग, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा कि अगर प्लो मिलना है, टेराकोटा प्लो जो बच्चे शायद खेलते होंगे, तो इससे ये कहाँ से पता चलता है कि खाली जो पुरुष है वो फार्मिंग करते थे, या देयर वर ऑलवेज सरप्लस ग्रीन कि वहाँ पे बहुत सारा हमेशा से ग्रीन रहता होगा। चिल्ड्रन हेल्प दियर फादर्स इन द फार्मिंग की जो बच्चे थे वो अपने फादर पिता को वो मदद करते होंगे। ये तीनों चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ी सी रिलेटेड बट अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट क्या है आप देखें कि हल से हमें क्या पता चलता है, दे कैन यूज मेनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर बट प्लो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमेशा ही हड़प्पन्स ने अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सके। सो पीपल लुक्ड फॉर वेज टू मेक फार्मिंग ईजियर एंड प्लो एग्रीकल्चर जो है वो आपके काम को ईजी करता है। हल से खुदाई करना कंपेरेटिवली स्पीड एग्रीकल्चर जो आपको दाली से एग्रीकल्चर करते हैं उससे बहुत आसान है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रू, सही स्टेटमेंट आपको पता लगाना है। सिल्क वॉज नॉट द आइटम ऑफ ट्रेड, तो ये तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर दे। गोल्ड बीट्स वेर इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया, गोल्ड मंगाया जाता था साउथ इंडिया से, तो बी कैन बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं सी और डी में से कौन अगर सही है या दोनों गलत है तब तो बी हमारा सही होगा। ट्रेड वॉज कैरिड आउट ओनली थ्रू लैंड रूट, ऐसा नहीं है, मरीन रूट भी वो लोग यूज करते थे, इसीलिए तो उन्हें लैंड ऑफ सी फेयर्स कहा जाता था, सी डिस्कार्ड कर दिया। देन मनी वॉज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स, हमें ये नहीं पता कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे किस इस्तेमाल किया जाता था, तो वी आर नॉट श्योर, तो ऑप्शन डी इज डिस्कार्डेड ऑल्सो। देन ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर कि गोल्ड बीट्स जो है वो साउथर्न इंडिया से वो लोग इंपोर्ट करते थे। देन व्हाई डिड द विजयनगर रूलर एस्टैब्लिश्ड एन एसोसिएशन विद डेटीज, कि वो डेटीज के साथ एसोसिएशन क्यों स्टैब्लिश करते हैं? सिंपल रीजन इज कि वो अगर डेटीज के साथ एसोसिएट होंगे तो जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो उनको उनके ऊपर ज़्यादा एतबार करेंगे, ज़्यादा भरोसा करेंगे। एंड व्हेन दे विल हैव ग्रेटर ट्रस्ट ऑन देम, तो ये उनके लिए आसान हो जाएगा टू स्ट्रेंथन देयर अथॉरिटी ओवर सिटीजनरी, कि वो अपने सिटीजनरी पे, वो अपने जनता पे और अच्छे तरीके से ऑथराइज हो पाएंगे और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे उनको। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी भारी नहीं है। फिर ड्यूरिंग द 6th century BC देयर वाज अ कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इवन इन एरियाज दैट हैव इरेगुलर प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे रेगुलर रेनफॉल नहीं होता था फिर भी हमने वहाँ पे देखा कि अच्छे खासे मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उग पा रहा है। रीजन की कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड इन सम प्लेसेस कैनाल्स वर प्रायोरिटाइज्ड बाय किंग्स एंड पावरफुल मैन। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 6th century BC के बाद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है, एंड ना केवल ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आप कह लें तो वेट रीजन तक रहता है जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, बल्कि बहुत सारे सेमी एरिड रीजन या एरिड रीजन जो सूखे रीजन है वहाँ पे भी अच्छी खासी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो पाती है, ओनली बिकॉज कि वो लोग अब इरीगेशन के अलग अलग प्रैक्टिसेस को यूज़ करना सीख गए थे। उन्होंने कुएं का इस्तेमाल शुरू कर दिया, टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, कहीं कहीं पे कैनाल्स के भी हमें अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की बात की जा रही है यहाँ पे 6th century BC के बाद की। सो अगर हमें ये कहें कि ऐसे जगहों पे भी अब अच्छे से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो पाता था जहाँ पे रेनफॉल्स नहीं थे प्रॉपर, तो रीजन का स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग दिस असर्शन स्टेटमेंट। तो पॉसिबल इसलिए हो पाया अच्छे से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसे जगहों पे जहाँ पे रेगुलर रेनफॉल नहीं है, ओनली बिकॉज कि वहाँ पे वेल्स थे, वहाँ पे टैंक्स थे, एंड ये सारी चीज़ें एंड कैनाल्स, ये सारी चीज़ें जो बड़े लोग थे, चाहे राजा हो गए या बड़े बड़े पावरफुल मैन हो गए, चाहे हमारे उजवार हो गए, वेलार हो गए, टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ये सारे लोग इन्वेस्ट करते थे इन सारी चीज़ों पे, वेल्स बनाने पे, टैंक्स बनाने पे, ताकि अगर हमारे यहाँ रेनफॉल नहीं होता प्रॉपर फिर भी जो किसान है उनकी फसल बर्बाद ना हो। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर एक्सप्लेन्स है कि आर जो है वो आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। जस्ट लाइक प्रेजेंट डे इंडिया, मॉडर्न एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू पॉलिटिकल यूनिट्स, वो सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज यूनिट में डिवाइडेड था। क्यों डिवीजन किया जाता था? इंडिया को क्यों डिवाइड करा गया? टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए या इरिगेशनल एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए? बेसिकली वाई वी डिवाइड द यूनिट, हम लोग यूनिट क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमें मैनेज करने में मुश्किल ना आए। अब एक ही यूनिट होगी, पूरा का पूरा इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो इट विल बी हेल डिफिकल्ट टू मैनेज अ कंट्री। तो हमने उसको यूनिट में बांट दिया। एक बड़ी कंट्री है उसको स्टेट्स में, स्टेट्स है उनको डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस में, विलेजेस के अलावा अगर जो रूरल एरिया है उसको वार्ड्स में बांट दिया है। सो इस तरीके से हमें मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। सो स्मॉलर यूनिट्स आर ईजियर टू मैनेज दैन एन अनडिवाइड टेरिटरी। अगर एक अनडिवाइड टेरिटरी की बात करें तो स्मॉलर यूनिट को मैनेज करना बहुत आसान है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए मॉडर्न एम्पायर को भी छोटे छोटे स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था, सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्राह्मी एंड खारस्टी स्क्रिप्ट? देखिए यहाँ पे ट्रू की जगह अनट्रू होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। अशोकन डिस्क्रिप्शन में ब्राह्मी भी यूज़ की गई है, खारस्टी भी यूज़ की गई है, दोनों ही जेम्स स्पेंसर ने डिसाइफर करा। एंड ब्राह्मी एंड खारस्टी लिपि सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूज़ की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन ये जो कहा गया है इंडो ग्रीक कॉइन्स में दोनों स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि इंडो ग्रीक कॉइन्स में खारस्टी लिपि तो इस्तेमाल में लाई गई है, बट ब्राह्मी लिपि नहीं इस्तेमाल में लाई गई है। अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो ये मेंशन है कि इंडो ग्रीक कॉइन्स में ग्रीक स्क्रिप्ट एंड खारस्टी स्क्रिप्ट दोनों स्क्रिप्ट को यूज किया गया है, ना कि ब्राह्मी एंड खारस्टी। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। वोली जब ऐसा कहा जाए कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मिसटाइपिंग शायद हो गई सीबीएसई की अथॉरिटीज की तरफ से। यहाँ पे ट्रू नहीं, फॉल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ब्राह्मी एंड खारस्टी लिपि या खारस्टी स्क्रिप्ट? ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ कॉमन एरा व्हाई डिड द किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज ऑल पावरफुल? कि क्यों वो हमेशा से ही लोगों के सामने इतने पावरफुल अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे? ओनली बिकॉज कि दे वांटेड कि पीपल उनसे डरे एंड उनके ऊपर उनका कंट्रोल अच्छा रहे। तो इट इज पॉसिबल कि सी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड सी ही आंसर है, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पीपल। वो अपने एनिमीज को डराना नहीं चाहते थे। किंगशिप के नॉर्म्स में अडेयर करना मतलब उनका पालन करना, इट्स नॉट अबाउट कि अपने आप को पावरफुल आप डिजाइनेट करो, ठीक है, खुद को पावरफुल डिजाइनेट करके आप बेसिकली अपने पीपल को मेंटेन करना चाहते हो, कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हो, ताकि लोग आपसे अलग ना हो, लोग आपसे डरे हुए रहें, एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू मैनेज देम। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो।
As such a reason, the establishment of Buddhist Sangha acknowledged that women too could be noble, virtuous and wise just like men। कि भिक्षुनी को जब से एंट्री मिलने लगी संघ में तो लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि महिलाएं भी नोबल हो सकती हैं, वर्चुअस हो सकती हैं एंड वॉइस जस्ट लाइक मैन। एंड मेनी भिक्षुनीज फ्रॉम द संघा बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। की बहुत सारी महिलाओं ने जो संघ को ज्वाइन किया वो एक रिस्पेक्टेड वुमेन बनती है, टीचर बनती है एंड लिबरेशन भी अटेन करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब बुद्धा ने भिक्षुनी मतलब अलाउ किया, भिक्षुनी मतलब फीमेल आर्म्स मैन अलाउ किया, फीमेल आर्म्स मैन नहीं आर्म्स वुमेन अलाउ किया, आर्म्स मतलब भिक्षा एंड वुमेन मतलब महिला। तो जो महिला भिक्षा मांगती है उनको संघ में अलाउ किया एंट्री। तब जो बाकी की सोसाइटी थी उनको पता चल पाया कि जो महिला है वो भी नोबल हो सकती है, वो भी वर्चुअस हो सकती है, वो भी लिबरेशन प्राप्त कर सकती है। रीज़न क्या है कि संघ में आने के बाद से बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा कि वो बाकी सारे लोगों को टीच कर रही है, सिखा रही है एंड रिस्पेक्टेड लेडी बनी, जिनको हम थेरी कहते हैं। थेरी इज अ पाली टर्म दैट मीन्स रिस्पेक्टेड लेडी एंड ऐसे लोग जो लिबरेट होते हैं। ठीक है, तो भिक्षुनी को संघ में अलाउ करने के बाद ही जो बाकी की सोसाइटी थी उनका परसेप्शन चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? ओनली बिकॉज कि बहुत सारी भिक्षुनी ने टीचिंग भी शुरू कर दी। वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि दे वर नाउ टीचिंग द डिसेपल्स, दे वर नाउ टीचिंग द अदर मंक्स ऑफ द संघा एंड एट लास्ट दे ऑल्सो सम ऑफ देम ऑल्सो अटेन्ड द लिबरेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इससे पहले बाकी की सोसाइटी को लगता था बुद्धा ने तो हमेशा से इक्वालिटी प्रीच की है, लेकिन वो इसलिए संघ में एंट्री नहीं अलाउ करते थे क्योंकि संघ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है एंड महिलाओं को शायद इसमें कंफर्टेबल फील ना हो। बट आनंद ने परसुएट किया कि देखो आप इक्वालिटी प्रीच करते ही हो तो संघ में भी अलाउ कर दो दोनों को, मेन एंड वुमेन दोनों को। एंड इसके करने से क्या हुआ कि ये जो परसेप्शन है कि जो पुरुष है वही केवल नोबल हो सकते हैं, वर्चुअस हो सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, ये खत्म हो गया। सो एसेंशियल रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट ऑफ एसेशन। तो सी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 34वें क्वेश्चन में दिया गया है देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड दे आर मार्क्ड एज असेशन रीजन। वही असेशन रीजन का सवाल है। आइडियाज ऑफ जैनिज्म एट टाइम्स हैव शेप्ड मूवमेंट्स लाइक एनवायरमेंटलिज्म, जो पर्यावरणवाद पे मूवमेंट होता है, विच आर बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। एज पर जैन टीचिंग्स ह्यूमन शुड रिस्पेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू अर्न गुड कर्मा। देखिए बहुत सारी 2-3 जो फिलोसफी है आज भी जो प्रेवलेंट है एंड हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लाइक गांधीज्म फिलोसफी में क्या होता है, नॉन वायलेंस को बहुत तरजीह दी जाती है। आजकल के ज़माने में क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू, तो एनवायरमेंटलिज्म को बहुत ज़्यादा कोर मुद्दा बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जैनिज्म के फिलोसफीज से बहुत मैच करती है। क्यों? रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी सही है क्योंकि जैनिज्म का कोड ही ये है नॉन वायलेंस, नॉन इंजीनियरी टू ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। न ही किसी पौधे को हमें इंजरी करना है, न ही किसी एनिमल को भी नुकसान पहुंचाना है, किसी भी चीज़ को नहीं। बिकॉज इन द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म एवरीथिंग इज एनिमेटेड, एवरीथिंग हैज लाइफ इन इट। चाहे वो स्टोन है, एक लोहा है, एक पत्थर है, एक पेड़ है, पौधा है, एक एनिमल है, जानवर है, फर्क नहीं पड़ता। यू शुड नॉट हार्म एनीवन। तो एसेशन और रीजन दोनों सही भी है एंड रीजन ऑल्सो एक्सप्लेन्स द ए, यानी कि एसेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा। The Jataka tales are native to India and concern the previous birth of a certain religious figure। एक religious figure है, उनकी कहानियों से रिलेटेड ये जातका टेल्स है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन है वो religious figure। तो जातक कथाओं में क्या होता है, या तो बुद्धा के बारे में बताया जाता है या बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब जो अगले जन्म में बुद्ध बनेंगे। तो द religious figure is बुद्ध। जातक टेल्स आर always centered around Buddha and his previous births। A group of Buddhist monks want to visit a place where Lord Buddha received enlightenment। कुछ साधु हैं जो ऐसे जगह को विजिट करना चाहते हैं जहाँ पर बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको कहाँ जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश में, नेपाल, लुम्बिनी, बीजिंग चाइना या बिहार इंडिया। वी ऑल नो कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, ज्ञान की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? दैट इज इन बिहार, बोध गया। तो उनको डी बिहार आना चाहिए। फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉल। कॉल एक अरेबिक मीनिंग है जिसका मतलब होता है सेइंग्स। इससे रिलेटेड देखें ये जो सवाल है आपके ब्लू बॉक्स से आया है, वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर भी आपसे पूछ दिए गए क्योंकि कॉल और अमीर खुसरो के बारे में 6 चैप्टर में एक सेपरेट ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें ग्रीनिश ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें बताया गया कि कॉल इज अरेबिक टर्म विच मीन्स सेइंग्स एंड इस कॉल का इस्तेमाल हम लोग कवाली से पहले करते हैं, आखिरी में भी, बिगिनिंग में भी एंड एट द एंड टू। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अमीर खुसरो। आपको उस सिख गुरु को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल करा, जिसको बाद में एक्सपैंड करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया जाता है। तो आदि ग्रंथ को किन्होंने कंपाइल करा था? गुरु अर्जन देव, जो 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु नानक के वर्सेस को, उनके बाद जो उनके 4 सक्सेसर आए उनके वर्सेस को, फिर रायदास के वर्सेस को, कबीर के वर्सेस को, बाबा फरीद के, जो हमारे फरीदुद्दीन सिज्जी हैं जो चिश्ती सूफीज़म के संत हैं, उनके वर्सेस को इसमें कंपाइल करके एक गाइड करने का काम किया अपने फॉलोअर्स को। वाई सेंट कबीर कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द भक्ति मूवमेंट। क्यों संत कबीर को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है भक्ति मूवमेंट में?
पहला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा सूटेबल लग रहा है कि ही प्रोपेगेटेड द आइडिया दैट गॉड हैज़ नो जेंडर एंड नो फॉर्म, ये सूटेबल है, कबीर की फिलॉसफी से रिलेटेड है। बी गलत है, कबीर ने कभी लंगर या ऐसी चैरिटी के ऊपर खाना नहीं खिलाया लोगों को। ही वॉज फर्स्ट टू क्वेश्चन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट। इन्होंने क्वेश्चन जरूर किया था कास्ट सिस्टम को, बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट। तो बी और सी तो ऐसे ही काट दें। फिर डी में देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, ही कंसिडर्ड ऑल रिलीजन्स आर मेडली डिफरेंट मीन्स टू रीच द सेम गॉड। ये चीज़ें ज़्यादा लोगों को अपील करती है कि हमने ये कहा कि इनका मानना था कि गॉड हैज़ नो जेंडर एंड फॉर्म, बट द फिलॉसफी विच हेल्प देम टू गेन सो मच फॉलोअर्स, जिसकी वजह से इनको इतने फॉलोअर्स मिले, दैट वाज कि ऑल द रिलीजन्स आर बेसिकली डिफरेंट मीन्स टू रीच टू द सेम गॉड। एक कॉमन गॉड है, उनके तक पहुंचने का हमारा जो तरीका है अलग अलग हो सकता है, दैट इज़ रिलीजन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ए और डी दोनों ही कबीर की फिलॉसफी से मैच करते हैं, बट डी इज़ द मोस्ट सूटेबल। ठीक है, लोगों को क्या अट्रैक्ट करेगी, इधर यू आर द फॉलोअर ऑफ हिंदुज्म और इस्लाम और सिखिज्म, बट द कोर इज द सेम। कोर हमारा सेम है कि ऑल द रिलीजन आर नथिंग बट द डिफरेंट मीन्स टू रीच टू द सेम गॉड। Then which of the following is the reason why people embraced the भक्ति मूवमेंट? की भक्ति मूवमेंट में लोग इतना सम्मिलित क्यों होते हैं, इतना शामिल क्यों होते हैं? What was the reason? पहला कि made it compulsory for the people to sing and dance as a way of worship, कि लोगों के लिए ये कंपलसरी था। अगर आप भक्ति मूवमेंट में अलवर संत के साथ जुड़ते हो, नायनार संत के साथ जुड़ते हो, तो आपको गाना बजाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा शैलो लग रहा है। Allowed people of different caste to worship the same deity, asked people to assemble according to economic status की कभी बात नहीं करेगी। encouraged people to worship only the temples, ऐसा भी कहीं पे नहीं है, केवल टेम्पल वर्शिप की इसमें चर्चा करी गई है। द मेन थिंग दैट अट्रैक्टेड की अलग अलग कास्ट के लोग जिनको पहले वंचित रखा जाता था, एक जगह आके उसी भगवान को पूज सकते हैं, लाइक इन अलवर। और अलवर तो वैष्णविज्म का एक सेक्ट था। वैष्णविज्म की बात करें तो अब चाहे वो ब्राह्मण हो या अमीर हो या गरीब हो, कोई भी, वी डू नॉट केयर अबाउट इकोनॉमिक स्टेटस, हमें कास्ट सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग आके एक ही जगह पे उसी डेटी को वर्शिप कर सकते हैं। दैट वाज अ बिग थिंग बैक देन। आज के ज़माने में ना सबको टेम्पल का एक्सेस मिलता है, उस ज़माने में नहीं होता था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि भक्ति मूवमेंट में लोग इसलिए इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होता गया। अलवर से प्रमोट किया कि भाई अब कास्ट सिस्टम को मत मानो, सारी चीज़ें एक ही हैं, हम लोग एक ही जगह से आए हैं, एक ही क्रिएटर द्वारा बनाए गए। नायनार्स ने भी यही चीज़ प्रीच की, लिंगायत वाले जो बसावना थे वो भी यही चीज़ प्रीच करते हैं। द नेक्स्ट इज 41st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर ट्रू अबाउट मीराबाई? मीराबाई के बारे में कौन सी चीज़ यहाँ पे सही मानी जा सकती है? पहला, शी डिवोटेड हर लाइफ वर्शिपिंग शिवा, शिवा को वर्शिप नहीं करती थी, वो विष्णु की डिवोटी थी, तो ये तो गलत हो गया। She wrote poems in the form in which everyday meanings were inverted. उन्होंने एवरीडे मीनिंग से रिलेटेड पोएम्स नहीं लिखे। उनके पोएम का कोर होता था लव, इंटेंस लव, प्रेम भाव पे वो आप कहते हो श्रृंगार रस पे वो कविताएं लिखती थी। डेली के मैटर से रिलेटेड कंटेंट नहीं होता था उनका। तो सी कैन नॉट बी द आंसर, ए कैन नॉट बी द आंसर। डी में अगर देखें तो उन्होंने एक फॉलोअर्स की कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की, तो शी नेवर डन दैट। उन्होंने कभी अपनी फॉलोअर्स की कम्युनिटी नहीं बनाई, लोग खुद ही उनसे अट्रैक्ट होकर उनके पाथ पे चलना शुरू करते हैं। कभी भी उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग कम्युनिटी नहीं बनाई थी। तो ए, सी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर। बी में अगर देखें तो बी इज द करेक्ट आंसर कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। शी स्टूड विथ हर बिलीव्स एंड चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स। पहले तो जब इनके हस्बैंड की डेथ होती है, राजा भोजराज की जब डेथ हुई बैटल में 1526 में आई थिंक, तो उनको कहा गया कि आप क्षतिज हो जाओ एंड आपको चिता पे डाल दिया जाएगा। तो शी डिनाइड दैट एंड उसके बाद वो वैराग्य अपनाती हैं। तो इट वॉज बेसिकली द अपोजिशन ऑफ पैट्रियार्कल नॉर्म्स। ये एक अपोज करना था जो भी पैट्रियार्कल पुरुषवादी समाज था उसके खिलाफ। इन दिस ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन से रिलेटेड क्लू दिया गया। इन दिस ट्रेडिशन मेल एस्थेटिक्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड वेयर नो क्लॉथ्स, कि इसमें जो मेल एस्थेटिक्स है वो ना तो कोई प्रॉपर्टी रखते हैं ना ही कपड़े पहनते हैं। एंड मंक्स यूज पीकॉक फेदर डस्टर टू क्लीन देयर पाथ, वो मोर पंख से रास्तों को साफ करते जाते ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो जाए जो मेरे पैर के नीचे आके जिसकी मृत्यु हो जाए। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए गॉड एंड ईट ओनली वंस अ डे, कि वो एक ही बार खाते हैं और गार्ड से पानी पीते हैं। आपके लिए 2-3 क्लू बहुत इनफ है इस रिलीजन, इस सेक्ट को, इस ट्रेडिशन को पहचानने के लिए। किस ट्रेडिशन में लोग न्यूड रहते थे, लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, प्रॉपर्टी पोजेस करने से मना किया गया था, तो इट वाज इन जैनिज्म। तो जैनिज्म से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, दिगंबर जैनिज्म। कंफ्यूज क्यों होना, जब जैनिज्म से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। वैसे श्वेतांबर में कपड़ा पहनते हैं वो लोग, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर में कपड़ा नहीं पहनते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। बुद्धिज्म की बात ही नहीं करी गई है, सूफी इस्लाम में तो कहीं पे ऐसा चीज़ है ही नहीं कि कपड़े नहीं पहनने हैं एंड आपको रास्ते साफ करके फिर आगे बढ़ना है।
मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बहुत ईजिली सबको सॉल्व कर सकते थे, तो आप कंफ्यूज हो गए खुद के कारण ही। अ स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन अ टेम्पल फ्रॉम मिडावल इंडिया वुड प्राइमरली टेल द नेम्स ऑफ, एक मिडावल इंडिया का टेम्पल है, वहाँ पे हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है। तो टेम्पल इंस्क्रिप्शन में किस चीज़ के बारे में लिखा होता था, जितने भी राजा उस रिलीजन को फॉलो करते थे, जिस रिलीजन का वो टेम्पल है उसके बारे में, या जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स टेम्पल में उनके बारे में, या जो भी लोग उस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उनके बारे में, या ऐसे लोगों के बारे में जो लैंड्स वगैरह गिफ्ट करते थे इस टेम्पल के बारे में, जिन्होंने लैंड्स वगैरह गिफ्ट किया उस टेम्पल में। सो सारे लोगों के बारे में तो वहाँ पे नहीं दिया होता था, बट किंग्स एंड अदर वेल्दी पीपल जो उस टेम्पल के लिए लैंड गिफ्ट करते थे या अदर चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे उनका मेंशन होता था, बाकी सब लोगों का मेंशन नहीं होता। तो सी और डी कैन बी द आंसर कि उस स्टोन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हो सकता है। एक तो ये तो कंपाइल करना बहुत मुश्किल है कि जितने भी राजा उस रिलीजन को फॉलो करते हैं सबका नाम डाल दें, या जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स होते इंपॉर्टेंट थे भी नहीं टेम्पल्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सी और डी सूटेबल लग रहा है। उसमें भी सबसे सूटेबल डी है, किंग और वेल्दी पीपल जिन्होंने उस टेम्पल के लिए लैंड ग्रांट्स दिए। लाइक हमने चोला के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने शिव टेम्पल के लिए या विष्णु टेम्पल के लिए लैंड ग्रांट्स दिए थे। तो ये कहाँ से पता चलता है, ओनली बिकॉज ऑफ स्टोन डिस्क्रिप्शन दैट वी हैव फ्रॉम दैट टेम्पल। Which of these statements are true in the context of Chandal according to मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में, मनुस्मृति में चंडाल के बारे में जैसा भी कथन लिखा गया है उस कॉन्टेक्स्ट में, चंडाल के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सा कथन सही है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। पहला कि दे कुड वॉक फ्रीली इन द सिटी एज लॉन्ग एज दे हैड परमिशन फ्रॉम द ब्राह्मणास। ब्राह्मणा से परमिशन लेने की जरूरत थी भी नहीं क्योंकि उनको सीधे ही सिटी में वॉक करने से मना कर दिया गया था। अगर आप फ्रीली वॉक नहीं कर सकते आपको क्लैपर साउंड करना पड़ेगा ताकि लोग आपके क्लैपर की आवाज़ सुन के साइड हो जाए, अपने दुकानों को बंद कर ले, गेट्स को बंद कर ले। इस तरीके की उस जमाने में जहालत थी। Then they were provided opportunities to integrate with the rest of community। उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी कि वो बाकी की कम्युनिटी से घुल मिल सके। Certain Chandals had permission फ्रॉम ब्राह्मणास टू स्टडी रिलीजियस टेक्स्ट। उनको कोई परमिशन नहीं थी कि वो वेदा और उपनिषद वगैरह को पढ़ सकते थे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। दे हैड टू लिव आउटसाइड द लिमिट ऑफ सिटी। वो सिटी के बाहर रहते थे एंड डिस्कार्डेड क्लॉथ्स पहनते थे, लोहे के ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, एंड जो बाकी के कॉप्स वगैरह उनको ठिकाना लगाते थे। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल डेटी इन विठला टेम्पल वॉज विठल, जो कि विठला टेम्पल हमारा विजयनगर अम्पायर का है। एंड विठल जो है महाराष्ट्र में एक विष्णु का फॉर्म है, उससे पांडुरंग कहा जाता है इनको शायद। तो महाराष्ट्र में विठल की बहुत पूजा की जाती है। एंड विजयनगर अम्पायर वॉज लोकेटेड इन कर्नाटक तेलंगाना प्रदेश का इलाका। तो आपको इससे क्या पता चलता है विजयनगर अम्पायर के बारे में, इस टेम्पल में जिस डेटी को पूजा जा रहा है उस डेटी को पूजे जाने की प्रथा महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रचलित है। तो इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है, इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक विजयनगर के लोगों के बीच कल्चर अमेलगमेशन हुआ था या इंटरमिंगलिंग हुई थी। बिकॉज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। विजयनगर अम्पायर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम अपने ही भगवानों को पूजेंगे, हम बाकी की चीज़ों का नहीं फॉलो करेंगे। सो दे वेयर बेसिकली वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंटरमिंगलिंग ऑफ रीजनल कल्चर। विजयनगर अम्पायर का कल्चर इसलिए इतना रिच था। हमने हिंदू सुरात्रणा की बात की, अरबिक टर्म है सुल्तान, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर क्यों वो लोग ऐसे टाइटल ले रहे हैं, बिकॉज वो कल्चर रिच होता गया विद द इंटरेक्शन, विद द इंटरमिंगलिंग विद द रीजनल कल्चर्स, विद द कल्चर्स दैट वर ब्राउट बाय ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स जो कल्चर्स लेके आते हैं उनके साथ मिक्सअप होकर ये चीज़ें और ज़्यादा सुदृढ़ होती गई। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि ये चीज़ इसको दिखाता है कि रीजनल कल्चर्स का इंटरमिंगलिंग हो रहा है, आपस में एमलगमेशन हो रहा है। Then which of the following is not one of the 16 महाजनपदा। वज्जी, अयोध्या, कौशल, अवंती। अवंती भी महाजनपद था। राजधानी उज्जैन, कौशल भी महाजनपद था। अयोध्या राजधानी थी बट अयोध्या महाजनपद नहीं था, ये राजधानी थी। ऐसे ही आपके सामने चंपा दे देगा, बोलेगा चंपा क्या महाजनपद था, तो चंपा महाजनपद नहीं था, चंपा राजधानी थी महाजनपद की, अंग की राजधानी थी। एंड वज्जी तो महाजनपद था ही था। Read the following source carefully and answer the following MCQs by choosing the most appropriate option। ये सोर्स आपका मुक्त मल्लड़ का है, विजयनगर अम्पायर के रूलर कृष्णदेवराय जी से लिखा है, तेलुगु टेक्स्ट है ये। किंग कहते हैं कि किंग शुड इम्प्रूव द हार्बर, कि एक राजा को क्या करना चाहिए, अपने हार्बर को सुधारना चाहिए, हार्बर ऑफ हिज कंट्री, एंड सो इनकरेज इट्स कॉमर्स दैट हॉर्सेस, एलिफेंट्स, प्रीशियस जेम्स, सैंडलवुड, पर्ल्स एंड अदर आर्टिकल्स आर फ्रीली इंपोर्टेड। इतना अच्छा बंदरगाह बनाओ कि जो सामान है आसानी से मंगवाया जा सके। जो फॉरेन सेलर्स जिनको नुकसान हो रहा है आंधी के चलते, जो बीमार हैं, जो एग्जॉस्टेड हो चुके थे लंबी जर्नी के बाद, उनका ख्याल रखें। मेक द मर्केंट्स ऑफ डिस्टेंट फॉरेन कंट्रीज हु इंपोर्ट एलिफेंट्स एंड गुड हॉर्सेस बी अटैच्ड टू योरसेल्फ। अपने आप से अटैच करके रखें, बढ़िया सर्विस दें, बढ़िया मेहमान नवाजी दें, ताकि जो चीज़ें बढ़िया हैं लाइक हॉर्स बढ़िया है, एलिफेंट्स बढ़िया चीज़ें एंड रेयर चीज़ें हैं, वो आपके दुश्मनों के पास न जाके आपके पास रहे। सो ही इज़ बेसिकली प्रमोटिंग गुड रिलेशन बिटवीन किंगडम एंड द मर्केंट्स, क्योंकि मर्केंट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, लाइक हॉर्सेस आर नॉट देयर, एलिफेंट्स आर नॉट देयर, एंड ये सारी चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि वॉरफेयर में काम आने हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी एंड सप्लाई तो लिमिटेड ही है, तो ये आपके दुश्मनों के पास ना जाए, इसके लिए आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉरेन मर्केंट्स के साथ। अब आपको इससे रिलेटेड 6 सवालों का जवाब देना पड़ेगा।
हिस्टोरियन इज राइटिंग अ बुक ऑन कृष्णदेव राय। आपको एक सिचुएशन दिया गया है कि एक इतिहासकार है जो कृष्णदेव राय के ऊपर बुक लिख रहा है। इस सोर्स से वो क्या फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन मेक कर सकते हैं। कृष्णदेव राय एक प्रोफेशनल कंपोजर है, एक बहुत बड़ा कंपोजर है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसी लिटरेटी और स्किल्स का मुजाहरा नहीं करते देख रहे हैं कृष्णदेव राय को, तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर। यहाँ पे कोई सी बहुत पोएटिक या बहुत बड़ा मेटाफॉर यूज कर दिया होगा कृष्णदेव राय ने, तो ऐसा भी नहीं दिख रहा। द रिच मर्केंट्स एंजॉयड वेयरिंग प्रीशियस स्टोन्स, कि रिच मर्केंट्स जो है वो प्रीशियस स्टोन्स एंजॉय करना पसंद, मतलब वियर करना पसंद करते थे। किंग्स डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद द फॉरेन मर्केंट्स, किंगडम ट्रेडेड विद मर्केंट्स फ्रॉम सेवरल कंट्री। एक चीज़ तो सही है, यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं दिया हो कि किंग्स जो जितने भी फॉरेन मर्केंट्स उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे, बट दिस इज श्योर, डेड श्योर कि किंगडम जो है वो अलग अलग देशों के मार्केट के साथ ट्रेड करता था। पोर्चुगल, स्पेन, इटली, फ्रांस, अरेबिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, सारे ही देशों के मार्केट के साथ वो ट्रेड करता था, बिकॉज कि उनको अलग अलग जगहों से अलग अलग कमोडिटीज़ की आवश्यकता होती थी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सारी की सारी आंसर की जो है हमने कंपाइल करके एक पीडीएफ में तैयार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, ड्राइव लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वाई वेयर हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स इंक्लूडेड इन द ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड, क्यों इनको ट्रेड में शामिल किया जाता था? क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज लड़ाइयाँ होती थी। हॉर्सेस की ज़रूरत लड़ाइयों में है, एलिफेंट्स की ज़रूरत लड़ाइयों में है, ठीक है। तो टू यूज ड्यूरिंग द वॉर्स, 48 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्ड हार्बर यूज्ड इन द पैसेज? हार्बर मतलब क्या होता है? बंदरगाह। आपको अपने बंदरगाहों को इंप्रूव करना पड़ेगा, तो हार्बर का कहीं पे से भी फ्लरिशिंग ट्रेड, सी ट्रेड से कोई कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है। एब्सेंस ऑफ लैंड बेस्ड ट्रेड से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंस ऑफ डॉक्स, डॉक्स मतलब बंदरगाह। ईस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि ज़्यादातर जो उनके विजयनगर एम्पायर के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों ही से बाउंड्री उनकी लगती थी, तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट दे दिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑप्शन सी विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो उनका जोर है ये कहने पे कि आपको बंदरगाहों को इंप्रूव करना है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्ड हार्बर्स यूज्ड इन द पैसेज प्रूफ? तो प्रेजेंस ऑफ डॉक्स, बंदरगाहों को आपको इंप्रूव करना है, ओनली बिकॉज इसलिए क्योंकि वहीं से आपके जो ट्रेड है वो कंडक्ट किए जाते हैं। सो सी विल बी द आंसर। According to the passage, which of the following industries was definitely prevalent in विजयनगर एम्पायर? इस पैसेज के अनुसार विजयनगर एम्पायर में कौन सी एक इंडस्ट्री है जो डेफिनेटली होती होगी? यहाँ पे टूरिज्म, मेटल क्राफ्ट, फिशिंग, ज्वेलरी मेकिंग। टूरिज्म कैन बी द आंसर, बट उससे भी ऊपर हमने देखा है कि प्रीशियस स्टोन्स की बात करी गई है, पर्ल की बात करी गई है, जेम्स की बात करी गई, तो ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली वहाँ पे होगी, डेफिनेटली होगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही अप्रोप्रिएट बट सूटेबल है, टूरिज्म भी एंड ज्वेलरी मेकिंग भी, बट ज्वेलरी मेकिंग इज मोर अप्रोप्रिएट। मेटल क्राफ्ट की कोई बात ही नहीं करेगी, फिशिंग की कोई बात ही नहीं करेगी। हाँ, लेकिन सारे ही जो इस सोर्स से रिलेटेड है, फिशिंग मतलब समंदर है, मेटल क्राफ्ट मतलब इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है, तो मेटल भी बनाए जाते होंगे, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट चुनना है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 49th क्वेश्चन में भी हार्बर्स का जो हार्बर जो है मतलब बंदरगाह से रिलेटेड चारों ऑप्शन है। फ्लरिशिंग सी ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेडर सेंटर्ड, वली भाई सी, बट हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। प्रेजेंस ऑफ डॉक्स, जो आपके लंगर लगाए जाते हैं जहाज़ों के, तो उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। According to the passage, for which of the following activities did foreign travelers travel to India? कि बाहर से लोग क्यों आते थे इंडिया में? रिक्रिएशन, कुछ चीज़ें बनाने के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए नहीं आते थे। किंग्स इन्विटेशन, अब किंग्स कितने ही ट्रेडर्स को इन्वाइट करेंगे, ओनली बिकॉज, एंड अगर वो आते भी थे तो विजयनगर ही क्यों आते थे? क्योंकि विजयनगर में उनको सामान मिलते थे, तो ट्रेड पर्पज के लिए अलग अलग जगहों से लोग आते थे विजयनगर शहर में। एंड when we go back to the dates of 2nd century BC और अर्ली स्टोन पीरियड, तो नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में इतनी जो हसल एंड बसल होती थी, लाइक मथुरा हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया, इन सब शहरों में लोग क्यों आते थे? ओनली बिकॉज, कन्नौज हो गया, इन सब शहरों में क्यों आते थे? क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, अच्छे गुड्स आसानी से मिल जाते थे। सो 51 का जो है ये आंसर होगा। देन 52, व्हाट इज द पैसेज डेफिनेटली प्रूव अबाउट विजयनगर किंगडम? विजयनगर किंगडम के बारे में इस पैसेज से डेफिनेटली हमें क्या अंदाजा लग जाता है? इनफर्मरीज नियर द सी, की उनके समंदर के आसपास मुख्यालय वगैरह थे। पीपल न्यू डिफरेंट लैंग्वेज, वेल्दी मर्केंट्स एंड कंज्यूमर, कहीं पे भी वेल्दी मर्केंट्स एंड कंज्यूमर की बात तो करी नहीं गई है। कंज्यूमर्स होंगे, मर्केंट्स होंगे, बट इट इज़ नॉट श्योर कि सारी कंज्यूमर्स वेल्दी होंगे, मर्केंट्स भी वेल्दी होंगे। कमिंग अक्रॉस शिपरेक्स रेगुलरली, एक चीज़ बहुत श्योर है इस पैसेज के बाद, इस पैसेज में बात करी गई कि आपके राज्य में बहुत सारे अलग अलग देश के सेलर्स आते हैं, उनका आप ध्यान रखें, उनको कोई तकलीफ ना हो ट्रेड करने में, व्यापार करने में। इसका मतलब क्या है? उस राज्य में लोगों को अलग अलग लैंग्वेज भी आती होंगी, पीपल न्यू डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि अगर उनको कन्वर्स करना नहीं आता टर्किश ट्रेडर से या पर्शियन ट्रेडर से, अरबिक ट्रेडर से, इटालियन ट्रेडर से, स्पेनिश ट्रेडर से, पोर्चुगीज ट्रेडर से, तो कैसे वो ट्रेड डील फाइनल कर पाएंगे? सो 52 का बी विल बी द आंसर। कि ये तो डेफिनेट है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने आते थे, पीपल न्यू डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये आपका जो 6 क्वेश्चन है सोर्स ए का वो खत्म हुआ।
अब अगले सोर्स को देखिए, मंदसौर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ये सोर्स है। सम आर इंटेंसली अटैच्ड टू म्यूजिक, वो सिल्क वीवर्स के बारे में बता रहे हैं कि सारे सिल्क वीवर्स कपड़े के कामों में नहीं, कुछ म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड थे, कुछ बायोग्राफीज वगैरह लिखते थे, कुछ कहानियाँ लिखते थे, कुछ रिलीजियस डिस्कोर्सेस में मतलब तकरीर वगैरह देने में, भाषण वगैरह देने में, रिलीजियस भाषण वगैरह देने में इंटरेस्टेड थे। कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोनॉमी में बहुत उत्कृष्ट थे, मास्टर कर लिया था उन्होंने। कुछ लोग लड़ाई में बहुत इंटरेस्टेड होते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि लड़ाई को मास्टर कर लिया है, ठीक है। अब इस इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिल्क वीवर्स अकॉर्डिंग टू पैसेज, सिल्क वीवर्स के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है। एक एडहेर टू वर्ण ऑफ शास्त्र, इन्होंने हमेशा से ही वर्ण जो उनका वर्ण है उसके शास्त्र में जिस हिसाब से प्रोविजंस बनाए गए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया। प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। एक क्यों नहीं हो, क्योंकि ये अगर अपने वर्ण को फॉलो करते तो एवरीबडी शुड हैव इंडल्ज्ड इन द सिल्क मेकिंग ऑक्यूपेशन, सारे लोग सिल्क वीव करते एंड सिल्क कॉटन सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते। लेकिन बहुत सारे लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, बायोग्राफीज लिखते थे, एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत सारे लोग बैटल वॉरफेयर भी सीखते थे। सो इट मीन्स कि दे प्रैक्टिस्ड अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन, उन्होंने अलग अलग कैटेगरी के ऑक्यूपेशंस को अपनाया एंड उसमें अपने आप को फिर उत्कृष्ट करने की, प्रोफेशन बनाने की कोशिश की। तो 53 का बी विल द आंसर। व्हाट डिड द सिल्क वीवर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस, वो क्या डेफिनेटली प्रैक्टिस करते ही थे। कैलीग्राफी के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है। मास्टरिंग वॉरफेयर है, लेकिन उसको मास्टर करने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। हैड नॉलेज अबाउट कॉस्मिक बॉडीज एंड फ्रीक्वेंट डिबेट्स ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यहाँ पर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ के लोग डिस्कोर्स करते थे, बताते थे लोगों को। डिबेट्स की बात नहीं करेगी इस स्क्रिप्शन में, लेकिन इस स्क्रिप्शन में ये बताया गया कि वो लोग वैदिक एस्ट्रोनॉमी से रूबरू थे, यानी कि उनको कॉस्मिक बॉडीज के बारे में जानकारी थी, जो खगोल शास्त्र होता है उसके बारे में जानकारी थी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ते जरूर थे, बट यहाँ पे देखिए डिबेट्स लिखा हुआ, वो डिस्कोर्स करते थे, बताते थे लोगों को। मास्टरिंग वॉरफेयर में इंटरेस्टेड थे, बट वो ऐसा नहीं था कि मास्टर हो चुके हैं, क्षत्रिय के बराबर लड़ाई करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा गया कि कॉस्मिक बॉडीज में उन्होंने मास्टर कर लिया था, उनको वैदिक एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी। दैट मींस वो कॉस्मिक बॉडीज के बारे में, खगोल जो विज्ञान है उसके बारे में जानते थे। सो दिस इज द थिंग विच वी कैन बी डेफिनेट अबाउट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 54th। देन विच कैटेगरी डिड द सिल्क वीवर्स फॉल इन अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल थ्योरी, ब्राह्मणिकल थ्योरी में सिल्क वीवर्स किस कैटेगरी में आएंगे। निषाद में तो आएंगे नहीं। स्वर्णकार मतलब गोल्ड स्मिथ। श्रेणी मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि एक प्रोफेशन को, एक ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करता है। तो ऐसा तो हमने यहाँ पे भी नहीं देखा कि वो लोग एक ही ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करके गिल्ड बना के काम करते हैं। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। सो व्हाट विल बी द आंसर, जाति। सिल्क वीवर्स भी एक अलग जाति थी, जिससे निषाद एक जाति है, स्वर्णकार एक जाति है, लोहार एक जाति है, तो सिल्क वीवर्स की भी एक अलग जाति थी अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल थ्योरी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द गिवन हिस्टोरिकल सोर्स फॉर, उनकी जो इंस्क्रिप्शन है किस पे लिखा गया, पॉटरी पे, सिल्क बैनर पे, मनस्क्रिप्ट पे, स्टोन पे। तो मंदसौर जो भोपाल का इंस्क्रिप्शन है, मध्य प्रदेश भोपाल के निकट ही पड़ता है मंदसौर, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है स्टोन का इंस्क्रिप्शन है, ना तो पॉटरी पे लिखा गया है, ना ही सिल्क बैनर पे, ना ही मनस्क्रिप्ट में। इसको स्टोन इंस्क्रिप्शन माना जाता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया, एंड सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो 57th क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म वनिक मीन्स, ये वनिक के बारे में वो बगल के ग्रीनिश ब्लू बॉक्स में दिया गया, लेकिन फिर भी आप वनिक से तो अंदाजा लगा ही सकते हैं वनिक मतलब क्या। ऐसा आदमी जो वाणिज्य में संलिप्त है, मतलब कॉमर्स में संलिप्त है। एंड वाणिज्य में कौन से लोग संलिप्त होते हैं, ओनली द मर्चेंट्स आर इन्वॉल्वड इन द बिजनेस और द कॉमर्स। सो 57 का ए विल बी द आंसर। देन 58th, द सिल्क वीविंग गिल्ड्स वेर क्लोजली निट सोशल नेटवर्क की, जो सिल्क वीवर्स का गिल्ड होता था, श्रेणी मतलब जहाँ पे लोग सारे ही लोग सिल्क वीविंग करते थे, ये क्लोजली निट सोशल नेटवर्क था, मतलब बहुत कोऑपरेशन से लोग यहाँ पे काम करते थे। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि लोगों के मल्टीपल इंटरेस्ट थे। अगर गिल्ड है तो मल्टीपल इंटरेस्ट तो हो नहीं सकता, अलग अलग तो काम कर नहीं सकते। देन कलेक्टिवली इन्वेस्टेड वेल्थ अर्नड अ लाइवलीहुड थ्रू क्राफ्ट interested in developing specific skills। तो आई थिंक द appropriate answer will be earned a livelihood through craft। एक क्राफ्ट से ये सारे ही लोग लाइवलीहुड अर्न करते थे। एक क्राफ्ट है सिल्क वीविंग एंड उससे कपड़े बनाना, इससे सारे ही लोग अर्न करते थे। इस प्रोसेस में आपकी इन्वेस्टिंग आ गई, इस प्रोसेस में आपकी मार्केटिंग आ गई, प्रोडक्शन आ गई, आपका सेल्स आ गया, जो सामान आपने बनाया है उसको सेल करो, प्राइसिंग अच्छी रखनी है एंड किसी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना मिल जाए। तो ये पूरा ही इस ऑप्शन सी के अंदर आ जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर कि ये गिल्ड का मतलब, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब कि सिल्क वीवर का गिल्ड जो है क्लोजली नेट सोशल नेटवर्क था। इसका मतलब आई थिंक इट विल बी कि यहाँ पे जो लोग थे वो एक क्राफ्ट के थ्रू लाइवलीहुड कमाते थे एंड इसमें सारी चीज़ें आ गई, प्रोडक्शन से लेके, मार्केटिंग से लेके, सेल्स से लेके, ये चीज़ें इंश्योर करना कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए एंड किसी को भी कम्पेटिटिव एडवांटेज ना मिले, सारी चीज़ें सी में आ जाती है। सो आई थिंक 58 का सी विल बी द आंसर। नाउ आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी खत्म हो चुका है। हमने ज़्यादा जल्दी इसलिए किया है क्योंकि बहुत बड़ा है ये एक पूरा पेपर सॉल्व करना, एंड दैट टू आपको एक एक तरीके से समझा के बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इसीलिए हमने, एंड ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता, आपने सब कुछ पहले से ही पढ़ रखा, तो कोई अभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। अब यहाँ पे दो जगह के बारे में बताया गया, पी एंड क्यू। पी से रिलेटेड तो बहुत आसान मैप है,
On the political map of India, it is marked as the capital of an empire founded in 1336 C. 1336 C में इस empire को स्थापित किया गया एंड इसकी राजधानी है जिसको हमने पी से मार्क किया। तो एंड वी ऑल नो कि 1336 में किस empire को स्थापित किया गया? विजयनगर empire। तो विजयनगर empire की राजधानी तो कभी बीजापुर रही, नहीं गोलकुंडा रही, चंद्रागिरी रही थी, लेकिन चंद्रागिरी यहाँ पे नहीं पड़ता, चंद्रागिरी और अंदर है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सो विजयनगर ये जो इलाका है, दिस इज द सिटी ऑफ विजयनगर, जो आज का हम्पी है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। सो 59 का डी विल बी द आंसर। उसी मैप में एक बी नाम से, या देखें बी नाम से नहीं, इसमें क्यू नाम से है, ठीक है, तो बी को इन्होंने क्यू को यहाँ पे बी लिख दिया गया। ऑन द सेम मैप क्यू इज ऑल्सो मार्क्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नायका पावर ऑफ द 14th-15th सेंचुरी BC। धीरे धीरे जो नायकाज कहीं कहीं पे अपने बेसेस बनाने शुरू करते हैं, मदुरई में, कांचीपुरम में, तंजावुर में, कोयलन में, मैसूर में, इन सब में से एक जगह है क्यू को जिससे हमने मार्क किया है, आपको बताने की ये जगह कौन है। तो वैसे तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि नायका कहाँ कहाँ पे उनके बेसेस थे। मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मदुरई से रिलेटेड तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको कांचीपुरम, तंजावुर, मैसूर और कोयलन में पता लगाना। तो आपको मैं बता दूं कि कोयलन आपका इधर पड़ता है, केरला के साइड में, फिर मैसूर आपका इधर कर्नाटक के साइड में पड़ता, कांचीपुरम और ये जो तंजावुर है वो तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन कांचीपुरम बहुत ऊपर है इस तरफ। तो हमारे पास ऑप्शन जो बचता है दैट इज तंजावुर। ये भी एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था नायका पावर का। एक मदुरई भी था, मदुरई, तंजावुर, आपके मैसूर हो गए, कोयलन हो गए, ये सब आपके हब थे। यहाँ पे नायकाज की बहुत अच्छी खासी अथॉरिटी थी एंड इसीलिए जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन करता है, इसका पतन होता है, तो इन सब जगहों पे इंडिपेंडेंट स्टेट से उन्होंने कार्व आउट कर लिया। नायका का अलग किंगडम, सॉरी मदुरई का अलग किंगडम बन गया, कांचीपुरम का अलग किंगडम बन गया एंड और भी जितने भी थे, मैसूर भी एक अलग किंगडम के रूप में डेवलप होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एंड बाकी के जो 2 दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर ले। कृष्णदेवराय inflicted 7 defeats on the Sultan of which kingdom in 1520? 1520 में उन्होंने किस किंगडम के सुल्तान को हराया? तो वी ऑल नो कि इनका सामना किस किंगडम के सुल्तान से होता था? तो उनका सामना होता था बीजापुर के सुल्तान से। दक्कन सल्तनत में जो सबसे बड़ा आई थिंक सल्तनत था दैट वाज बीजापुर, उसके सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को उन्होंने हराया। इब्राहिम आदिल शाह था या इस्माइल आदिल शाह था, आई एम कंफ्यूज बिटवीन द नेम। देन in 1565 Rama Rai, the chief minister of Vijayanagar, was defeated in Rakshasi Tangadi by the combined army of, इनको राक्षसी तांगड़ी के बैटल में हराया गया था बाय द आर्मी ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए 5 है, 5 दक्कन सल्तनत थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर एंड बड़ार। तो बीदर बड़ार उतने बड़े नहीं थे, बट बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे एंड इन्हीं दोनों ने कंबाइंडली मिलकर 1565 में बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी कहले या बैटल ऑफ तालीकोटा कहले, इनमें विजयनगर एम्पायर के आर्मी को हराया एंड जो उनका चीफ मिनिस्टर था रामा राय, उसको मार देते वहीं पे, बिहेड कर देता, गला काट देता। सो दैट्स ऑल इन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एंड आपने देखा कि कितनी इजीली हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, कॉमन सेंस लगाया, एलिमिनेशन की टेक्निक लगाई, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उससे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स से आ गए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू NCERT वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको घबराना नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक प्रैक्टिस पेपर था। ऐसा क्वेश्चन CBSE कभी नहीं बनाएगा जिसमें NCERT में जिन टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया है उसको वो लोग ओरिजिनल एग्जाम में पूछ लेंगे। अगर ऐसा होता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि अगर कोई बच्चा अपील फाइल करेगा तो उस क्वेश्चन को जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो नेवर गेट अफ्रेड ऑफ एनी चैलेंजेस, कभी आपको चैलेंजेस से डरना नहीं है एंड नेवर गेट डिमोटिवेटेड बाय दीज प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। आपने पूरी तैयारी की है एंड वी बिलीव इन यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जो भी टारगेट आपने बनाया, जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है, क्वेश्चन किसी भी लेवल का है, कहीं से भी आए, अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो यू will be easily able to solve them. Thank you for watching and always be motivated. Best wishes from my side.